Let's start the session with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं यहाँ कोटा में पढ़ाता हूँ वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुकू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूं, आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूं क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारी टीचर्स है भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आप ये अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU। ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए, कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रांग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत लो, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो। ठीक है, चलो आगे तो ये इसकी हम लोग बात कर ही रहे थे लास्ट क्लास में, कुछ बातें करी थी। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये सब याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है,
ये तो खैर एक रैंडम चीज हो गई, लेकिन अगर डिस्क होती है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट ये हाफ एम आर स्क्वायर होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, और ये जो है सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, रॉड का उसके सेंटर के अबाउट और रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, और एक एंड के अबाउट जो होता है वो ml²/3 होता है। आई होप बच्चों आपको ये वाली बातें याद होंगी। चलिए, हाँ जी, काजोल, पंकज, सना, हाँ अब बच्चे नजर आए। वो पिछली बार तो एक ही चीज रिप्लाई हो गई थी सब। रजत ने कुछ मैसेज भेजा है, चलो मैं देख लेता हूँ बेटा, वैसे मेरे पास अभी ऐसा कोई मैसेज दिख नहीं रहा है। चलिए भाई शुरू करते हैं सवाल, ठीक है। और एक बार एक सवाल करते हैं पहले हम लोग इक्विलिब्रियम का, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे सिंपल सा सवाल है, ये बताओ कि इक्विलिब्रियम का मतलब, एक बात जान लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी सी बात है, एक रामबाण वाली बात है, ठीक है। जब हम बात करते हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की, ठीक है, तो एक बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाली जा रही है उसी एक्सिस के अबाउट अल्फा निकाली जाती है, तो टॉर्क इक्वल टू अल्फा आ जाता है, आई अल्फा आ जाता है, ठीक है, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। अब होता क्या है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है रोटेशन का, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन बस इसके बाद शुरू करेंगे, लेकिन कुछ बहुत बेसिक बातें वो पहले जान लो, ठीक है। जब हम बात करते हैं रोटेशन की, तो रोटेशन के अंदर एक बात पक्की है, और वो ये है कि जो ओमेगा होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट के अबाउट जो होती है वो सेम, मतलब हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी सेम आती है, ठीक है। अगर कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, ये अगर कोई बॉडी है, ये पूरी रोटेट कर रही है, मान लो इस पॉइंट के बाद अगर हम कह रहे हैं ये रोटेट कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई। अगर ये रिजिड बॉडी है तो कोई दूसरे पॉइंट के अबाउट देखोगे तो भी एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट के अबाउट ओमेगा दिखेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ऐसे मानो, ऐसे मान लेते हैं, पहली बात है एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो आप वो मेरी गो राउंड पे बैठे हो, मेरी गो राउंड पता है ना क्या होता है, वो झूला, हॉरिजॉन्टल वाला झूला, ठीक है, गोल गोल घूमने वाला। अब क्या हुआ कि जब आप उस झूले पे बैठे हुए हो, अब आप उस झूले पे मान लो कि एक साइड में खड़े हो, ठीक है, याद है वो जो झूला होता है जिसके अंदर वो हाथी, घोड़े और जिराफ और चने क्या क्या रखा रहता है, उसके ऊपर बच्चे बैठे रहते हैं, उनके कान पकड़ के, अरे वाह कितना मजा आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब यहां पर ये गोल गोल घूमता है, अब मान लो कि आप बैठे हो उसके ऊपर, उसमें खरगोश के ऊपर, ठीक है, कहां बैठे हो, चलो खरगोश पे बैठ जाओ, और आपका फ्रेंड है या आपकी फ्रेंड है, वो बैठी है लोमड़ी के ऊपर ठीक है, लोमड़ी छोड़ो जिराफ के ऊपर, चलो आप खरगोश बैठे हो, वो जिराफ पे बैठी है। अब जब वो झूला घूम रहा है, तो आप ऐसे अपना आपने वो खरगोश पकड़ रखा है, खरगोश के कान, और उसने वो जिराफ बैठी और आपका ध्यान उसके ऊपर है। अब अगर अच्छा झूला घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है, तो झूला जो है वो ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है कि ये रहा झूला, ठीक है, ये रहा उसका सेंटर, ये रहा खरगोश और ये रहा जिराफ, ठीक है, तो ये तो आप हो और ये आपकी फ्रेंड है। अब आपकी जो लाइन ऑफ साइट है, आपकी नजर है बस वो फ्रेंड के ऊपर अटकी हुई है, ठीक है, और ये झूला ओमेगा से घूम रहा है। अगर ये झूला ओमेगा से घूम रहा है और आपकी नजर उसके ऊपर ही अटकी हुई है, तो क्या होगा, आपको ये लगेगा कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, तो अगर आपका जो लाइन ऑफ साइट आपको देखें, अगर देखें तो आप ऐसे बैठे हो और इसको ऐसे देख रहे हो और झूला ऐसे घूम रहा है, तो देखा जाए तो आपको तो ऐसा लगेगा कि यार मेरे को तो अपनी मुंडी घुमानी नहीं पड़ रही, मेरा जो लाइन ऑफ साइट है वो एक ही एंगल पे है, तो मतलब मेरे रिलेटिव उसकी ओमेगा क्या है, 0। मेरे रिलेटिव उसकी ओमेगा क्या है, 0। पर ये बात गलत है एक्चुअली। हाँ, ये बात सही है कि आपको अपनी गर्दन नहीं घुमानी पड़ रही, क्यों, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी घूम रही है ना। और अगर आपकी पूरी बॉडी घूम रही है, इस बात का मतलब क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी घूम रही है, इस बात का एक्चुअली मतलब ये, आप तो बस ये देखो लाइन ऑफ साइट कैसे घूम रही है भाई। थोड़ी देर बाद जब आप यहाँ आ जाओगे और वो यहाँ चली, वो जो है वो यहाँ, आप यहाँ आ जाओगे और वो यहाँ चली जाएगी, तो उस केस में लाइन ऑफ साइट ऐसी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप यहाँ आ जाओगे, वो यहाँ चली जाएगी, तो लाइन ऑफ साइट ऐसी हो जाएगी। तो लाइन ऑफ साइट अगर ये थी, अगर लाइन ऑफ साइट जो थी वो ये वाली थी, तो थोड़ी देर बाद वो ऐसी हुई और थोड़ी देर बाद वो ऐसी हुई, तो लाइन ऑफ साइट तो घूम रही है ना। और ये भी उसी ओमेगा से घूम रही है जिस ओमेगा से पूरा का पूरा झूला घूम रहा है। मुद्दे की बात यहाँ पर यही है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है किसी भी एक पॉइंट की, कोई भी रिजिड बॉडी अगर है, तो उस रिजिड बॉडी के ऊपर अब आता है फर्स्ट प्रिंसिपल। वो क्या कहता है कि किसी भी रिजिड बॉडी के
किसी भी एक पॉइंट के अबाउट दूसरे पॉइंट की जो ओमेगा होती है वो हमेशा सेम होती है। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। ठीक है। अच्छा, अगर ओमेगा सेम होती है तो अल्फा भी सेम होती है, और अगर अल्फा सेम है, ठीक है, हर पॉइंट के अबाउट, तो इसका मतलब सीधी सी बात है हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क अलग अलग आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपने कोई बॉडी ली, मान लो इस तरीके से कोई बॉडी ले ली, अब यहां पे एक फोर्स लग रही है, इस पॉइंट के अबाउट देखो तो टॉर्क कुछ और दिखेगी, क्योंकि फोर्स इंटू लीवर आर्म अलग हो गया। ठीक है। लेकिन इसी पॉइंट के अबाउट देख लूं तो टॉर्क जीरो दिखेगी, क्योंकि फोर्स इंटू लीवर आर्म जीरो बन गया, फोर्स वहीं से पास हो गई। कहने का मतलब समझ रहे हो? टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग है, पर अल्फा हर पॉइंट के अबाउट सेम है। वो तो भगवान की दया रही कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग होते हैं। तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग है, आई भी हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग है, पर अल्फा हर पॉइंट के अबाउट सेम है। अब मैं आ रहा हूं अपने मुद्दे की बात पे, जो मैं यहां कहना चाह रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो ये होगी फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी भी रिजिड बॉडी के हर एक पॉइंट की ओमेगा दूसरे पॉइंट के अबाउट सेम होती है। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल है। किसी भी पॉइंट के हर एक पॉइंट की ओमेगा, किसी भी बॉडी के हर एक पॉइंट की ओमेगा हर दूसरे पॉइंट के अबाउट सेम होती है, और वो ओमेगा ही होती है। इसीलिए कभी आपसे कहते हैं ना, पंखा अगर ओमेगा से घूम रहा है, कोई बॉडी ओमेगा से घूम रही है, तो वो स्पेसिफाई नहीं करते सेंटर के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट या उस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि हर एक पॉइंट के अबाउट हर दूसरा पॉइंट सेम ओमेगा से ही घूम रहा है। ठीक है, इसलिए ओमेगा के लिए स्पेसिफाई नहीं करते। ऐसे अल्फा भी, अगर ओमेगा सेम है हर पॉइंट के अबाउट दूसरे की ओमेगा सेम है, तो अल्फा भी तो सेम ही है, क्योंकि अल्फा तो ओमेगा का डेरिवेटिव ही होता है। डिफरेंशिएट कर दो। अब क्या हुआ? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आ गया। ठीक है। और अगर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आया, तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं, और वो क्या है? वो ये है कि टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग है, आई हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग है, तो लेकिन अल्फा हर पॉइंट के अबाउट जीरो है। तो टॉर्क इज डिफरेंट अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स। एक बात तो ये है। दूसरी जो बात निकल के आती है वो क्या है? टॉर्क हर अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट अलग अलग है, ठीक है, लेकिन बट देयर इज अ ह्यूज बट क्या है? इफ टॉर्क इज जीरो अबाउट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट भी अगर टॉर्क जीरो हो गई, टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या हुआ? टॉर्क जीरो होने का मतलब उस पॉइंट के अबाउट अल्फा जीरो हो गई, पर अल्फा तो हर पॉइंट के अबाउट सेम होती है, तो इसका मतलब अल्फा हर पॉइंट के अबाउट जीरो हो गई, और अगर अल्फा हर पॉइंट के अबाउट जीरो हो गई तो टॉर्क भी हर पॉइंट के अबाउट जीरो आ जाएगी। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफ टॉर्क इज जीरो अबाउट एनी वन पॉइंट या एनी पॉइंट, देन इट इज जीरो अबाउट ऑल पॉइंट्स। ये एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत बढ़िया बात है। कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम की जब आप बात कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम वाले केस में आप हर पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क एक्चुअली किसी भी पॉइंट के अबाउट आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर, कि अगर मैंने मान लो कि एक यहां पे रॉड ली, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहां पे एक रॉड ली, ठीक है, और रॉड जो थी वो यहां से हिंज थी, और साथ ही साथ यहां पे बंधी थी एक रस्सी। मान दो रस्सी इस तरीके की थी, ये हॉरिजॉन्टल, ये छत थी, और जो वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा था लेटेस्ट से वो 37 डिग्री था। ठीक है, रस्सी का मास एम था, सॉरी रॉड का मास एम था, रस्सी मासलेस थी। क्वेश्चन यहां पे ये है कि जब वहां से बंधी है तो बस ये बता दो, तीन बातें बतानी है आपको। एक तो ये बता दो कि इसके अंदर टेंशन कितनी है, एक ये बता दो कि हिंज ने जो इधर की तरफ फोर्स लगाई है Fx वो कितनी है, और जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाई है Fy वो कितनी है। ये तीन फोर्सेस आपको मुझे इसके ऊपर बतानी है। जल्दी से बताओ बच्चों, क्या करोगे? ठीक है, चलो। हेलो भरत, हाय क्यूट किंग, फटाफट से बताओ बच्चों। अब क्या करोगे इसके अंदर? अगर मुझे एफबीडी बनाने हैं तो एफबीडी बना लेते हैं भाई। तो एक फोर्स तो लग जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये mg का जो इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास होता है, तो नीचे लग गई mg। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, एक काम और कर सकते हैं, और वो ये है कि मैं टेंशन के दो कंपोनेंट कर देता हूं। टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर वाला हो जाएगा, एक इधर वाला हो जाएगा। ये हो जाएगा t cos 37 और ये हो जाएगा t sin 37।
एक बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्सेस बैलेंस कर लो, एक बार वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस बैलेंस कर लो, और साथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है ही सही, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, ये कहीं जा भी नहीं रही है और साथ ही साथ ये साथ ही साथ रुकी, मतलब घूम भी नहीं रही है। घूम नहीं रही है तो चलो पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स है 0, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स 0 आ रही तो एक फोर्स तो लग गई नीचे की तरफ mg, विच शुड बी इक्वल टू Fy प्लस T cos 37। अभी मैं आंसर्स नहीं निकालूंगा, सिर्फ इक्वेशन बना रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको बस समझ में आ जाए कि हम क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो कोई भी हैरानी परेशानी तो पूछते जाना बच्चा साथ साथ। ठीक है, अच्छा और क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, mg इज इक्वल टू Fy प्लस T cos 37, ये तो हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि Fx की वैल्यू हो जाएगी T sin 37। ठीक है, Fx की वैल्यू आ गई T sin 37। और क्या आया, और एक बहुत ही खूबसूरत बात यहां पे नजर आ रही है कि ये घूम नहीं रहा है, घूम नहीं रहा है, इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी। इसका मतलब टॉर्क कौन से पॉइंट के अबाउट 0 है बच्चों, जल्दी से बता दो मुझे। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको C बोल रहा हूं, इसको हिंज बोल दिया, H बोल दिया, और ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको P बोल दिया, कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है, H, C या P? जल्दी से बताओ, टॉर्क कौन से पॉइंट के अबाउट 0 है? तो जो टॉर्क है वो बेसिकली हर पॉइंट के अबाउट 0 है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट 0 है, H, C एंड P। एक्चुअली टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट 0 है क्योंकि अल्फा हर पॉइंट के अबाउट ही 0 आ रही है। अच्छा, अब यहां पे आता है छोटा सा रामबाण, वो ये है कि जब भी आपसे अगर कहा जाए कि टॉर्क निकालनी है तो आप हमेशा टॉर्क निकालोगे उस पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट से सबसे ज्यादा अननोन फोर्सेस पास हो रही होती हैं। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं बेटा जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, टॉर्क हमेशा आप उस पॉइंट के अबाउट निकालोगे जिस पॉइंट के अबाउट सबसे ज्यादा अननोन फोर्सेस पास हो रही हैं। अननोन फोर्सेस सबसे ज्यादा कहां से पास हो रही हैं भाई, ये Fx Fy यहां से पास हो रहे दो अननोन फोर्सेस। तो इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, क्यों? क्योंकि उस इक्वेशन के अंदर कम से कम Fx और Fy तो नहीं आएंगे, उनकी टॉर्क तो नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के 0 कर सकते हो, मैं तो कहता हूं इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के 0 कर लो। ठीक है, ज्यादा मेहनत करने का शौक आ रहा हो तो भाई अपन मेहनती लोग हैं सर, मेहनत करने से घबराते नहीं है। अरे मेहनत करने का लिए थोड़ी मजदूरी करनी है यार। ठीक है, जब आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो तब उस टाइम पे मेहनत मत करो। ठीक है, मतलब हैंडल इट स्मार्टली हैंडल करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क बैलेंस करेंगे तो ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि Fy का टॉर्क भी 0 आ जाएगा, इसके अबाउट Fx का टॉर्क भी 0 आ जाएगा, mg का टॉर्क आएगा, ये दूरी कितनी है, ये दूरी हो जाएगी L/2, तो mg का टॉर्क कितना आ जाएगा, mg का टॉर्क पहली बात तो क्लॉकवाइज आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो प्लस mg इंटू L/2। ठीक है, और इसकी वजह से टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये T sin 37 यहीं से पास हो गया, उसकी वजह से टॉर्क नहीं आएगा, सिर्फ T cos 37 की वजह से आएगा, और वो आएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर यहां पे कील मान ली तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आ जाएगा माइनस T cos 37 मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म कितना हो जाएगा L, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तीन ही वेरिएबल थे हमारे पास Fx Fy और T, और तीन ही इक्वेशन है, ये तीन इक्वेशन है, इनको सॉल्व किया जा सकता है। कर लोगे क्या सॉल्व, समझ में आ रहा है क्या? चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगली जो चीज है वो ये है कि भाई जैसे ही आप अगले सवाल पे आए, अगली चीज पे आते हो, तो वही हो जाता है कि भाई अगर मान लो जैसे एक बहुत कॉमन सवाल आता है वो ये है कि अगर यहाँ पे एक रिंग होती, ठीक है, अभी मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ बस, जिसके अंदर मैं इक्वेशंस आपको बना दूंगा, इक्वेशन बनाना सीख लो, कंसेप्ट जान लो, छोटे छोटे से कॉमन कंसेप्ट जो होते हैं, उसके बाद फिर अपन सवाल सॉल्व करना उसके बाद से अपन सवाल सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर एक यहाँ पे डिस्क होती, पुली है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, ठीक है, और यहाँ पे टंगी है दो रस्सियां, ठीक है, एक डब्बा यहाँ टंगा है जिसका मास है m1, और एक और डब्बा यहाँ टंगा है जिसका मास है m2। ठीक है, पुली यहां से हिंज्ड है। क्वेश्चन ये है कि अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और ये हिंज्ड है, तो ऑब्वियसली ये जो सिस्टम है ये अल्फा से घूमेगा। ठीक है, और अगर ये गया नीचे A1 से, पहले तो मुझे ये बताओ A1 और A2 में रिश्ता क्या है, A1 A2 बराबर है कि नहीं है, ये बस जल्दी से मुझे ये बता दो, A1 और A2 बराबर है कि नहीं है, लैग आ रहा है क्या?
यहां से तो सब सही लग रहा है यार। शहबाज बच्चे एक बार आपका सिस्टम रीसेट कर लो, या मतलब रिफ्रेश कर लो। ठीक है, हाँ भाई जल्दी से मुझे बताओ कि यहां पर जो A1 A2 बराबर होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी बताओ बच्चों। A1 विल बी इक्वल टू A2, यस या नो? A1 इज इक्वल टू A2, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से लिख के बताओ। A1 A2 बराबर होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। नो सर, नो सर, नो सर। A1 इज इक्वल टू A2 मतलब फॉल्स है बेसिकली, है ना? अच्छा नहीं, आयुष ने बताया होगा, होगा, बिल्कुल होगा, A1 इक्वल टू A2 आएगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे नो 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 कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा A1 A2 बराबर होंगे या नहीं होंगे? ये इसका मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस बार जो पुली है वो मास वाली है, ध्यान रखना। फॉल्स 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 फॉल्स, बहुत बढ़िया। शहबाज आपका ही लैग कर रहा है बेटा, एक बार आप चेक करो, यहां से बिल्कुल सही है सिस्टम। ठीक है, इंटरनेट स्पीड शायद, अरे इंटरनेट का पैक भरवाया था। चलिए, तो ज्यादातर बच्चों ने बताया ये बात गलत है। देखो ऐसा नहीं है, ये बात एक्चुअली सही है, दिस इज ट्रू। ठीक है, दिस इज ट्रू एंड दैट इज द करेक्ट थिंग। ये वाली बात सही है, समझो इस बात को। मैं मानता हूं पुली का मास है, लेकिन भाई एक बात समझो, अगर ये पुली मान लो थीटा एंगल घूम गई, तो यहां से इसने आर थीटा रस्सी लपेट ली, और वहां से वही वाली आर थीटा तो छोड़ेगी। भाई ऐसा थोड़ी कि भाई या ऐसे सोच लो जैसे जो हमने बहुत शुरू में वो किया था ना, ये कांस्टेंट लेंथ मेथड। अगर ये दूरी x1 है और ये दूरी x2 है, और ये हो गया तुम्हारा पाई आर, तो एक बात तो समझ के रखो, x1 प्लस पाई आर प्लस x2 तो कांस्टेंट ही रहेगा। x1 प्लस पाई आर प्लस x2 भी कांस्टेंट, क्योंकि वो तो रस्सी की लंबाई है। इसके मास से क्या फर्क पड़ता है, ये घूमेगा तो पाई आर अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x1 डॉट प्लस x2 डॉट की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि पाई आर का डेरिवेटिव 0 हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो x1 डॉट प्लस x2 डॉट क्या आ जाएगा बच्चों, वो 0 ही तो आएगा। इसका मतलब जिस रेट से ये दूरी कम हो रही है उस रेट से ये दूरी बढ़ रही है, और एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो डबल डॉट। आई होप आपको ये वाली बात याद है कि एक बार डिफरेंशिएट करते तो उसको डी बाई डी टी को हम लोग एक डॉट से लिख सकते हैं, दो बार डिफरेंशिएट कर दिया तो डबल डॉट आ गया, यानी एक्सेलरेशन आ गई। एक्स का डबल डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है। तो ये इसका मतलब यहां पे क्या आएगा कि A1 की वैल्यू एक्चुअली माइनस A2 हो जाएगी। वो माइनस A2 इसलिए है क्योंकि अगर मैं दोनों को ऊपर मान रखा है, दोनों को नीचे मान रखा है, तो अगर जैसा ये माना हुआ है, कहने का मतलब ये है कि जिस रेट से ये ऊपर जाएगा किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, सीधी सी बात ये। यानी कि जो जितना तुम चले उतना हम चले, यानी कि A1 की वैल्यू A2 के बराबर आने वाली है। ठीक है, अगर मैंने ये वाला एक्सेलरेशन मानी हुई है तो x2 बढ़ रहा है A1 से। अरे मैंने A1 A2 उल्टे कर दिए, पर चलो खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर चलो मैं इसको ठीक ही कर देता हूं, एक मिनट। ये A1 और वो A2, हाँ, तो x1 डबल डॉट हो जाएगा माइनस A1, एक्चुअली x1 डबल डॉट हो जाएगा माइनस A1। कहां गया, हाँ, इसको लिखेंगे माइनस A1, और x2 डबल डॉट हो जाएगा प्लस A2। ठीक है, तो यहां के हिसाब से अगर मैं एग्जैक्टली सेम चीज लिखूंगा तो क्या निकल के आएगी, जो मैंने यहां पे माना हुआ है उस हिसाब से मुझे यहां पे ये नजर आएगा कि ये आ गया इक्वल टू 0, और यानी कि A1 की वैल्यू आ गई बराबर A2 के। समझ में आ गई वाली बात बच्चों? अच्छा, दूसरी बात, अब ये तो हो गई एक्सेलरेशन की बातचीत। जैसे ही हमने एक्सेलरेशन की बात की, अब क्या कर सकते हैं, A1 की वैल्यू A2 के बराबर आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात, अच्छा अब मुझे यहां पे एक अगला सवाल जो मेरा आपसे आता है वो ये है कि ये बताओ कि अगर यहां की टेंशन है T1 और यहां की टेंशन है T2, ठीक है, तो अब अगला सवाल ये है कि T1 इज इक्वल टू T2, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, ट्रू या फॉल्स? बताओ, T1 इक्वल टू T2, ट्रू या फॉल्स? जल्दी बोलो बच्चों। प्रिया, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे हो और आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, जस्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं आई सॉर्ट आउट वॉट एवर द प्रॉब्लम इज। ठीक है, हाँ, टेंशन दोनों जगह सेम होगा या अलग होगा? रजत बता रहे दोनों जगह अलग अलग होगी। हाँ भाई, अमित बता रहे हैं ट्रू, प्रथम ने बताया फॉल्स। हाँ भाई, ये वाली बात ट्रू है या फॉल्स है?
अलग अलग होगी टेंशन या सेम होगी? ट्रू या फॉल्स देखो तुम तो बस, ट्रू फॉल्स लिख डालो, जल्दी से लिखो। ट्रू 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 ट्रू। हाँ तो करूंगा ना, तुम मुझे बिल्लो तो सही, बताओ तो सही क्या समस्या है प्रिया जी, आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा, वैसे ऐसा होता नहीं नॉर्मली। हाँ प्रिया, ओके चलो। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो आंसर है सही आंसर, यहां पर बच्चों सही आंसर है फॉल्स, ठीक है, ट्रू नहीं है, ठीक है। T1 की वैल्यू एक्चुअली T2 के बराबर नहीं आ सकती, सिंपल सी बात है ना यार, ये अगर पुली होती है, अगर दोनों में रस्सी बराबर है, टेंशन बराबर है, अगर दोनों को मैं एक साथ बराबर फोर्स से खींचूंगा तो ये घूमेगी कैसे? अगर इसको घुमाना है तो एक तरफ ज्यादा फोर्स और एक तरफ कम फोर्स लगानी पड़ेगी ना, तभी तो घूमेगी, ठीक है। अगर इस पुली को घुमाना है तो यहां ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो इधर जाएगा, यहां ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो इधर आएगा, ठीक है। टेंशन डिफरेंट होगी तभी तो घूमेगी, नहीं तो घूमती कैसे, ये अल्फा कैसे आएगी? हाँ, अगर मैंने अल्फा इधर माना हुआ है तो इतना पक्का है कि T2 बड़ा है T1 से। अगर मैंने अल्फा माना हुआ है तो इसका मतलब T2 बड़ा है T1 से, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई T2, तो अब मुझे अब यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल कौन से रह गए मेरे पास? T1 रह गया, T2 है, A है और अल्फा है, 4 वेरिएबल है, तो 4 इक्वेशन चाहिए। कौन कौन सी आएंगी वो 4 इक्वेशन, जल्दी से बता सकते हो क्या बच्चों? वो 4 इक्वेशन सबसे पहले तो इसके लिए लिख लेते हैं, इसका FBD बनाओ, खुद जान जाओ। नीचे लग रही है M2G, ऊपर लग रही है T2, एक्सेलरेशन आ रही है नीचे की तरफ A2, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी इसके लिए, तो इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। A1 A2 सब A, ठीक है, ये भी A है और ये भी A है, एक्सेलरेशन सेम है। इसके लिए लिखा जाएगा तो क्या आएगा, ऊपर फोर्स है T1, नीचे फोर्स है M1G और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A है, तो यानी कि T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। दूसरी इक्वेशन आ गई। वेरिएबल कितने हमारे पास? 4, तो इक्वेशन कितनी चाहिए? 4, 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, 2 इक्वेशन और चाहिए। 2 और इक्वेशन कौन सी आएंगी? एक आ जाएगी इसकी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, ठीक है, या चलो एक बार F इक्वल टू में लिख लिए, एक लिख लो टॉर्क इक्वल टू अल्फा। अब इसके अबाउट जैसा कि हमने देखा कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हम लोग एक्सेलरेशन डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, उधर वाली फोर्स को पॉजिटिव माना, दूसरी वाली फोर्स को नेगेटिव माना और F इक्वल टू में लिख दिया। ठीक ऐसे ही अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो जिधर अल्फा है उधर पॉजिटिव माना, यानी कि मैंने क्लॉकवाइज को मान लिया पॉजिटिव। सेंटर के अबाउट देखेंगे क्योंकि हमेशा ये एक रामबाण है, इसके केस में क्या नाम है, जो फिक्स एक्सिस रोटेशन होता है उस केस में हम हमेशा हिंज के अबाउट ही टॉर्क इक्वल टू अल्फा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हिंज फोर्स हमको पता नहीं होती, तो उसका टॉर्क हम नहीं लिखना चाहते, किसी और पॉइंट के अबाउट लिखोगे हिंज का टॉर्क लिखना पड़ जाएगा, और हिंज की फोर्स ही नहीं पता तो हिंज का टॉर्क कैसे निकालोगे? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हिंज के अबाउट लिखते हैं ताकि सबसे छोटा रहे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं हिंज के अबाउट लिखता हूं तो क्या आएगा, वो आ जाएगा T2 इंटू आर, ठीक है, रेडियस इसका आर है, तो T2 इंटू आर तो हो गई क्लॉकवाइज टॉर्क, तो T2R माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगी T1 इंटू आर इज इक्वल टू I अल्फा, ठीक है। 3 इक्वेशन आ गई, मुझे 4 चाहिए, एक और इक्वेशन चाहिए, वो कौन सी आएगी? एक और इक्वेशन आएगी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, क्योंकि वो हो जाएगी A इक्वल टू आर अल्फा, A इक्वल टू भाई V इक्वल टू आर ओमेगा, उसी को डिफरेंशिएट कर दिया तो A इक्वल टू आर अल्फा भी आ गया। अगर ये A से ऊपर जा रहा है तो ये आर अल्फा से घूम रहा है। समझ में आ गई ये वाली बात है सारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आ जाती है आज की DPPs। तो भाई तैयार हो गए आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आसान आसान सवाल, बढ़िया बढ़िया, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि एक्चुअली नीट 2021 में आने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी रखते हैं, वो वाली बातें मैं कर रहा हूं आपसे, ठीक है। चलो भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखते हैं क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। One end of a uniform rod of mass m and length L is clamped. The rod lies on a smooth horizontal surface and it rotates on it about the clamped end at a uniform angular velocity omega. Force exerted by the clamp on the rod as a horizontal component कितना? चलो क्या करोगे इसके अंदर? हाँ भैया जी, वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। आप एक ही बात क्यों बार बार लिख रहे हो? आप एक बार सेशन के बाद मुझसे बात कर लेना, या मुझे आप पर्सनली मैसेज कर देना, एंड उसके अंदर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाल फिलहाल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके हिसाब से क्या आ रहा है? ABCD
अच्छा, आप लोग जब भी जो आंसर लिखे वो क्वेश्चन के साथ लिखना बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं भाई। रॉड अगर इस तरीके से है, ठीक है, और ये ऐसे हिंज थी और जो है ये ऐसे घूम रही थी। अब जब ये ऐसे घूम रही थी, रॉड का मास m है, उसकी लेंथ l है और ये ओमेगा से घूम रही थी, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर घूम रही थी इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से घूम रही थी, जो इसका सेंटर था वो सेंटर भी एक सर्कल में घूम रहा था। तो यहाँ जो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही है कौन कौन सी लग रही है? mg लग रही है, जमीन से नॉर्मल लग रही है। बात यह है कि क्लैंप ने इसके ऊपर क्या फोर्स लगाई हुई है, ठीक है। इसी को अगर मैं आसमान से देखूं तो मुझे क्या नजर आएगा? इसी चीज को अगर मैं आसमान से देखता हूं तो मुझे नजर आएगा ये रही रॉड और ये रहा क्लैंप, ठीक है। ये एक्सिस हम आसमान से देख रहे हैं। तो जो सेंटर है वो इस सर्कल पे घूम रहा है। सेंटर का जो रेडियस है, सेंटर के सर्कल का जो रेडियस है वो l/2 है। अब अगर यहाँ पे देखता हूं तो एक्सटर्नल फोर्सेस, यहाँ पे जो फोर्स इक्वेशन यूज होने वाली होगी वो होती है जब भी आपसे हिंज की फोर्स पूछी जाए या किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स पूछी जाएगी तो हम हमेशा यही वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आई एम मोर कंसर्न अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिंपल सी बात है, अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है तो एक्सेलरेशन इसकी दो हो सकती हैं। इसकी दो एक्सेलरेशन हो सकती हैं, एक होगी टेंजेंशियल, एक होगी टेंजेंशियल और एक होगी रेडियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पक्का जीरो होगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगी वो पक्के तौर पे जीरो आएगी, पर रेडियल एक्सेलरेशन जो आएगी वो कितनी आएगी? रेडियल एक्सेलरेशन जो आएगी वो होती है ओमेगा स्क्वायर आर। आर क्या है? l/2। अब इस डायरेक्शन में इस जो सेंटर ऑफ मास है उसकी दो एक्सेलरेशन आ गई, एक इस डायरेक्शन में जो कि जीरो है, एक्चुअली नहीं आई, और एक ही एक्सेलरेशन आई है वो इस डायरेक्शन में आई है, वो ओमेगा स्क्वायर l/2 है। एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे यहाँ पे सिर्फ क्लैंप की फोर्स है, एक mg है जो अंदर की तरफ लग रही है, नॉर्मल बाहर की तरफ लग रही है। हॉरिजॉन्टल सिर्फ एक क्लैंप की फोर्स है, तो क्लैंप की जो फोर्स है F वो हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसका पता ही है m है, और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की इस डायरेक्शन में सिर्फ ओमेगा स्क्वायर l/2 आ रही है, यानी कि आंसर आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू l, यानी कि आंसर आ जाएगा दिल्ली। समझ में आएगा बच्चों आप लोगों के? अच्छा हाँ, प्रशांत गर्ग ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा कि सर इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स, क्या लगता है कौन हो सकता है? एक एक्चुअली हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक ही फोर्स है, वही कर रही है जो कर रही है, और वो है हिंज की फोर्स, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक रॉड ले लूं, ठीक है, मेरे पास डोरेमोन का पिटारा रहता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है कभी भी हाथ में, तो अगर ये एक रॉड ले ली, अब इस रॉड को अगर मैं इस तरीके से घुमा रहा हूं, ज्यादा नहीं घूम जाए, पता चला बोर्ड में पड़ गई, तो खैर एनीवेज अगर मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूं तो ये जो हिंज है ये हिंज ही तो घुमा रहा है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो सर्कल में घूम रहा है। अगर मैं ऐसी जैसे ये वाले डायग्राम में देखूं तो ये ऐसे घूम रहा था, ग्रेविटी भूल जाता है थोड़ी देर के लिए। अगर ये इस तरीके से घूम रहा था, एक्चुअली ये जो रॉड है थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि ये उतनी सुंदर रॉड है नहीं जितनी आप नॉर्मली सोचते हैं, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे वो इस जगह पे बैलेंस हो जाती है। क्यों बैलेंस हो रही है इस जगह पे? क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है। यूनिफॉर्म रॉड नहीं है ये, क्योंकि मैंने अब एक्चुअली इसको जानबूझ के नॉन यूनिफॉर्म बना रखा है कुछ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए। तो खैर एनीवेज, अब अगर ये रॉड इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, तो जो इसका अगर ये नॉर्मल रॉड होती तो सेंटर मास बीच में होता, सेंटर मास बीच में होता तो ये इस तरीके से घूमती, ठीक है। और अगर सेंटर मास बीच में होता ये ऐसे घूमती, तो सेंटर मास का सर्कल जो होता वो ऐसा आता, उस पर लगने वाली फोर्स किधर होती? वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही होती, ठीक है। और क्यों होती? क्योंकि सेंटर की एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, सेंटर मास की एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, और वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो हिंज प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रही है वाली बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगली जो चीज है वो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है आपके सामने। करो जरा, ट्राई करो फटाफट से क्वेश्चन को। टाइम दे दूं क्या कुछ? चलो जल्दी से 1 मिनट का टाइम देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं 1 मिनट में, बाकी फिर मैं तो क्या करा ही दूंगा। चलो जल्दी से करो बच्चों। क्या आएगा इसके अंदर? वाई इज रेडियस l/2 एंड नॉट l? पुलकित, क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास के सर्कल की बात कर रहे हैं, सेंटर मास बीच में है, ठीक है। सेंटर मास दूसरा वाले एंड पे नहीं होगा ना, इस क्वेश्चन में सेंटर मास एंड पे नहीं होगा, वो बीच में होगा, ठीक है। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, रॉड के दूसरे वाले एंड की एक्सेलरेशन नहीं निकाल रहे हैं बच्चे, इसीलिए हमने l/2 लिया है, रेडियस l नहीं लिया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा।
ठीक है बोल के। अच्छा चलिए, हाँ भाई इस वाले क्वेश्चन में 25 सेकंड बचे। Uniform rod of mass 20 kg and mass 1.6 meters is pivoted at its end and it swings freely in the vertical plane. Angular acceleration of the rod just after the rod is released from the rest in the horizontal position is. Angular acceleration निकालनी है इस बार आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो ये टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। फिर हम लगाएंगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, और घंटा बज गया। हाँ भाई, तो फोर्स क्या क्या है इसके ऊपर? एक तो लग रही है नीचे की तरफ mg, ठीक है, एक हिंज फोर्स लग रही होगी, मान लो, मुझे नहीं पता कहां लग रही है, लेटेस्ट से एफ भी लग रही है, एफ भी लग रही है, दो कंपोनेंट मान लेता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक रामबाण मैंने आपको बताया, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में हमेशा टॉर्क कौन से पॉइंट के अबाउट लेते हैं? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में हमेशा हम लोग टॉर्क लेते हैं सेंटर, इसके हिंज के अबाउट, ताकि हिंज की फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क है वो हो जाए जीरो। जैसे ही हिंज की वजह से जो टॉर्क आई वो जीरो हो गई, अब बस एक ही टॉर्क बची, वो कौन सी? mg मल्टीप्लाइड बाय l/2। ठीक है, वो जो टॉर्क आएगी वो mg इंटू l/2 आ गई, इक्वल टू आई अल्फा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ml²/3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। बस अल्फा पूछा हुआ है, तो मास से तो कट गया मास, एक लेंथ से लेंथ कट गई, और ये आ गया 3g/2l, ये आ गया अल्फा। ठीक है, तो अरे एक मिनट, क्या हुआ? यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 किलोग्राम, लेंथ ऑफ 1.6 मीटर। अच्छा, लेंथ की वैल्यू 1.6 दे रखी है, ओके, तो लेंथ की वैल्यू 1.6 डाल देते हैं यहाँ पर। तो 1.6 डालते के साथ ही यहाँ पे ऊपर तो आ जाएगा 10, तो ये हो गया 15/16g। 15/16g कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बच्चों? अरे तुम लोग आंसर बॉम्बे नहीं शहबाज, आंसर बॉम्बे नहीं है, आंसर है आगरा। ठीक है, अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर तुम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो ये दैट शोज योर डिसिप्लिन बच्चों। डिसिप्लिन बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर सिलेक्शन फॉर इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज कंसर्न। ठीक है, हाँ सुनीता जी आंसर बताओ बच्चों, सबको समझ में आया ये वाला आंसर? चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, A uniform rod hinged at its one end is allowed to rotate in the vertical plane। ठीक है, ये यूनिफॉर्म रॉड है, इट इज अलाउड टू रोटेट इन द वर्टिकल फ्रेम। इस बार रॉड जो है वो वर्टिकल फ्रेम में रोटेट कर रही है। इज गिवन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द वर्टिकल प्लेन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द ऊपर टॉप पोजीशन पे, वर्टिकल पोजीशन पे जब वो थी तब वहां से ओमेगा वेलोसिटी दे दी। वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द रॉड इज जीरो इन दिस पोजीशन इज। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। चलो देखते हैं क्या हमारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टाइम देता हूं, 1 मिनट का टाइम देता हूं, देखते हैं 1 मिनट में कितने लोग ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको करना शुरू कर दूंगा। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एफबीडी बनाओ, खुद जान जाओ, सीधा सा पहला मंत्र इसका यही है, एफबीडी बनाइए, खुद जान जाइए। जल्दी से एफबीडी बनाएंगे और देख लेंगे कि हिंज की जो फोर्स है वो जीरो आ जानी चाहिए, बस वो ये चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक बार मैं क्वेश्चन समझा दूं आपको कि रॉड थी, ठीक है, रॉड का ये नीचे वाला एंड जो है वो हिंज कर रखा है और रॉड को ऐसे पकड़ के रखा हुआ था, और जब वो ऐसे नीचे से हिंज है, यहां पे इसको ओमेगा दे दी जोर से। अब जैसे ही ओमेगा दी इस जगह पे ओमेगा दी, क्वेश्चन ये है कि अगर कितनी ओमेगा दे ताकि इसी जगह पे हिंज की फोर्स जीरो हो जाए। दैट इज द क्वेश्चन, हिंज के द्वारा लगाई गई फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड हिंज्ड एट वन ऑफ इट्स एंड्स इज अलाउड टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन। द रॉड इज गिवन एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन इट्स वर्टिकल पोजीशन एज शोन इन द फिगर। The value of omega for which the force exerted by the hinge on the rod is zero in this position। ठीक है, घंटा बज गया। क्या आप लोगों में से किसी का आंसर आया? बताओ जल्दी से बताओ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आप जो भी आंसर लिखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लिखना, ठीक है? अच्छा, क्या करना है इसके अंदर बेटा? प्रिया आप अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो बच्चे? एक डाउट के पीछे आप काफी देर से, मतलब मैं कम से कम 15 मिनट से देख रहा हूं, आप एक ही स्टेटमेंट लिखे जा रहे हो कि अनअकैडमी आपको कोई डाउट पर्टिकुलर कोई क्लियर नहीं हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी लेटर, लेकिन अभी अपन क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, अपन पढ़ाई कर रहे हैं ना बच्चे, ठीक है? हाँ भाई, थर्ड का आंसर क्या आ रहा है पब्लिक का? पूजा जी ने आंसर दे दिया है मुझे, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों के आंसर आने लगे। भरत का आ गया, वेरी गुड। प्रशांत गर्ग, समृद्धि, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। उदय, बढ़िया।
वेरी गुड। देखो क्या करना है इसके अंदर, सिंपल सी बात है, ओमेगा दे रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एमएसएम को यूज करेंगे हम लोग। सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इसका सेंटर मास एक्चुअली L/2 के रेडियस के ऊपर घूमने वाला है। ठीक है, अगर सेंटर मास L/2 के रेडियस के ऊपर घूमने वाला है तो सेंटर मास की एक्सेलरेशन क्या होगी? दो एक्सेलरेशन हो सकती हैं, एक टेंजेंशियल हो सकती है, एक रेडियल हो सकती है। रेडियल एक्सेलरेशन विश्वसनीय सूत्रों से पता चलता है कि रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता ही है वैसे ओमेगा स्क्वायर आर होती है, आर हो जाएगा L/2। ठीक है, इसके ऊपर लगने वाली वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस क्या क्या होंगी? एक तो होगी स्वयं साक्षात mg और एक होगी हिंज की फोर्स। पता चला अपन मान लेते हैं हिंज की फोर्स जो है वो कहाँ मानो, ऊपर है नीचे, कहीं भी मान लो, करना तो जीरो ही है। तो हिंज की फोर्स चलो मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर मान लेता हूं Fy। ठीक है, अगर Fy आ गया, mg भी आ गया, Fy भी आ गया। अब सीधी सी बात यह कि इस बॉडी का अगर मैं FBD बनाता तो यहाँ पे एक तो नीचे लग रही है mg, एक ऊपर लग रही है Fy, और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन अभी अभी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि वो आ रही है नीचे की तरफ ओमेगा स्क्वायर L/2। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन आ रही है वो आ रही है ओमेगा स्क्वायर L/2, ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बस FBD बनाओ, खुद जान जाओ, फटाफट से इक्वेशन दिखाओ। क्या आएगा? mg माइनस Fy इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2। ठीक है, और ओमेगा कितनी देर का? अच्छा, ओमेगा ही पूछी हुई है। Fy 0 चाहिए थी इनको, हिंज की जो फोर्स आनी है वो 0 आनी चाहिए थी। तो Fy को तो मैंने डाला खट से 0, जैसे 0 डाला m से कटा m, और ओमेगा की वैल्यू आ गई 2g/L का रूट। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2g/L का रूट। समझ में आ गई क्या? तो 2g/L का रूट मतलब आंसर आ जाएगा बॉम्बे। कितने बच्चों का आंसर बॉम्बे आ गया था? जल्दी से अंगूठे दिखाना फटाफट से चैट में। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अरे बहुत आसान सवाल आ गया ये तो, जल्दी से बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या आपको बेसिक एक्सप्रेशन एटलीस्ट पता है क्या? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर हम लोग फिक्स्ड एक्सिस की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश भरत, वेरी गुड अमित, बहुत बढ़िया। हाँ जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाएगी? दैट इज गिवन बाय, पता ही है यार, वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी का अगर रोटेशनल काउंटर पार्ट देखेंगे तो वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। फिक्स्ड एक्सिस के केस में हाफ आई एक्सिस ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में दिख रहा है कि हाँ ये रहा, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। काफी आसान सवाल, बीच में आ गया एकदम से आसान, बढ़िया, बीच बीच में ऐसे आसान सवाल आते रहने चाहिए। अगला सवाल आया ये वाला, moment of inertia of a body about the given axis is 1.2 kg meter square. Initially the body is at rest. In order to produce a rotational kinetic energy of 1500 joule and an angular acceleration of 25 radian per second square must be applied about the axis for a duration of. हाँ जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए 1500 जूल। ठीक है, तो हमें बेसिकली कुछ काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ठीक है, अच्छा, जब तक मैं क्वेश्चन यहां सॉल्व करके पीछे बढ़ूं, मुझे यहां पे आंसर लिखे हुए चाहिए भाई। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर आप मुझे बताएंगे। हाँ सुरेश, बिल्कुल सही बात है, 6 क्वेश्चन का आपने बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। नहीं लक्ष्य, नॉर्मल पेन नहीं होता, ये बोर्ड के लिए अलग से पेन होता है। ठीक है, हाँ जी, देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा। चलो तो भाई देखो, सीधी सी बात ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दे रखा है, आई दे रखा है आपको, क्या क्या दिया है बस उसको अंडरलाइन कर लो। आई दे रखा है आपको, इनिशियल ओमेगा 0 थी ये दे रखा है, और आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल आने वाली है वो दे रखा है, और अल्फा जो है वो भी दे रखी है, और टाइम पूछा गया। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, वो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी बात, ये तो खैर काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म हो गया, दूसरा हो गया वो इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी का रोटेशनल काउंटर पार्ट, वो क्या हो जाएगा? तीन होते हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, नाम तो सुने होंगे आपने। तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, उस या फिर हमें तो टाइम के टर्म से बात करनी है, तो फिर ये वाला नहीं लिखते अपन, यहाँ पर लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन दे रखी है तो उसी का v इक्वल टू यू प्लस ए टी,
और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट दे रखा था 0, फाइनल ओमेगा यहां से निकलेगी, अल्फा दे रखा है, टाइम चाहिए, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा टी, यहां डाल देते हैं, तो k इज इक्वल टू हाफ आई, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, बस k दे रखा है, आई दे रखा है, अल्फा दे रखा है, टाइम निकालना है, निकाल सकते हैं क्या? जैसे ही आप सारी की सारी वैल्यूज डालोगे, खट से आपका आंसर दौड़ते भागते गिरते पड़ता आ जाएगा, बॉम्बे। समझ में आ गई बच्चा? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभिनव ने आंसर निकाल लिया भाई, ऐसी बात नहीं है। एंड सुशांत ने भी निकाला, बहुत बढ़िया। एंड नहीं, और किसने निकाला? हाँ, सुशांत। अच्छा, सर द सेम डाउट्स क्लियर कैसे हो? अभी तुम वही अटकी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। समय कितना हुआ? अभी है थोड़ा सा। हाँ, a uniform rod of length 12 is placed with one end in contact with the horizontal and is then inclined at an angle alpha to the horizontal and then allowed to fall freely without slipping at the contact point. When this point becomes horizontal, its angular velocity will be. हाँ जी, when it becomes horizontal, तो क्या दे रखा है इसके अंदर? यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लंबाई 12 है। ध्यान से देखना, वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल यहाँ पे थोड़ा सा देखो। रोटेशन की खास बात यही है कि इसके अंदर पूरी मैकेनिक्स घुस सकती है। इसके अंदर बहुत सारे सवाल इसके अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ पूजा जी? पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? रिपीट कर रहे हो? अच्छा, बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जरा एक बार, मैं जरा पूजा जी को पिछला सवाल समझा दूं। क्या हुआ इसके अंदर? बहुत आसान सवाल था यार। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। वो चाह रहे थे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ के आ जाए, ये कितनी 1500 जूल, और आई की वैल्यू 1.2 दे रखी है। ठीक है, तो उससे आपको फाइनल ओमेगा मिल गई, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हम ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें भी ओमेगा नॉट तो 0 बता रखी थी, बॉडी इज एट रेस्ट बोला था शुरू में। इसका मतलब बस अपने को फाइनल ओमेगा तो यहां से आई जाती, उसको यहां लिख देंगे। अल्फा भी खुद दे रखी बेचारों ने, अरे यार सब कुछ तो परोस के दे दिया, फिर बस टाइम निकालना है। निकाल सकते हैं क्या? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या आ रहा है बच्चों? कुछ आंसर आया कि नहीं आया? ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। A uniform rod of length 12 is placed with one end in contact with the horizontal and is then inclined at an angle alpha to the horizontal and allowed to fall without slipping. ठीक है, तो यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ 12 है, is placed with one end in contact with the horizontal and is then inclined at an angle alpha with the horizontal. तो ये रही धरती और इसके ऊपर यहां पे ये रही एक रॉड। ठीक है, ये इस तरीके की रॉड थी। ओहो, कैसी गंदी सी बनी है। चलो, अब यहां पे जो एंगल दे रखा है, ये एंगल आया अल्फा। आया क्या मतलब कि इस एंगल पे ये रॉड रुकी हुई थी। अच्छा, खास बात है यहां पे स्लिप नहीं करी, धरती रेस्ट पर है, भगवान की दया से धरती रुकी है। ठीक है, फिर क्या हुआ? एट एन एंगल थीटा अल्फा हाँ, व्हेन इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल इट्स एंगुलर वेलोसिटी, जब ये नीचे गिरेगी। ठीक है, तो अब बेसिकली फिर यही वाली चीज हो गई कि ये रॉड, ठीक है, ये रॉड यहां पे हिंज थी और इसको यहां से छोड़ दिया। तो जब ये रॉड यहां से छोड़ेंगे और एकदम धड़ाम से यहां नीचे गिरेगी, तो जब ये नीचे गिर रही होगी उस टाइप पे इसकी ओमेगा कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे ये ओमेगा, कैसे निकालेंगे बच्चों? तो सीधी सी बात है, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल मेरा यहाँ पे, जो अक्सर जो बच्चे गलतियां करते हैं, मेरा यहाँ पे एक और टारगेट रहता है कि बच्चों की गलतियां बताना। ठीक है, अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कि क्या इसमें मैं जो अक्सर बच्चे करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी या वी स्क्वायर माइनस 2 ऐसे लगा ले अगर, तो क्या मैं इसके अंदर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS का रोटेशनल काउंटर पार्ट, ये लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं? ये लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? यस या नो में जवाब दो। दिस कैन बी अप्लाइड, यस या नो, जल्दी से बताओ। भाई अमित, तेरी सीरीज पूरी बात पढ़ने में मुझे टाइम लग जाएगा। एक बात समझ में आई कि मेरे कुछ करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बहुत ही खुशी हुई है बात जान के बेटा। चलिए, हाँ भाई, यस या नो, मैं ये लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं?
यस यस नो नो यस नो नो यस नो यस। अच्छा, सभी आंसर्स अब यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, यस और नो बहुत सारे हैं। हाँ श्योर प्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। आज का पूरा 1 घंटा आपने इसी बात में निकाला। बेटा अपने टाइम की इंपॉर्टेंस समझो बच्चे, ठीक है। हाँ देखो सिंपल सी बात है, इसको नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बेटा अल्फा कांस्टेंट नहीं है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू एस, ये तीनों एक्सप्रेशन सिर्फ तब वैलिड होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। यहां पे अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो ये ओमेगा, ये वाला v इक्वल टू, इसके जो काउंटर पार्ट्स है वो यहां पे यूज नहीं हो सकते। इक्वेशन ऑफ मोशंस कैन नॉट बी यूज्ड इफ अल्फा इज नॉट कांस्टेंट। तो यहां पे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी। और एक बात जान के रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे जो आंसर निकल रहा है वो ऑप्शंस में जरूर होगा, ठीक है। जो सबसे ऑब्वियस गलत आंसर होते हैं वो ऑप्शन में जरूर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सीधी सी बात है। यहां पे जब ये यहां आएगा, इसकी लंबाई एक्चुअली 12 दे रखी थी ना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मुझे बस ये बता दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाह रहा हूं मैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम होती है वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। खास बात यहां पे ये है कि नॉर्मल और फ्रिक्शन ने तो कोई वर्क किया ही नहीं। क्या आप बता सकते हो क्यों नहीं किया नॉर्मल और फ्रिक्शन ने वर्क? क्योंकि जिस पॉइंट पे नॉर्मल और फ्रिक्शन लग रहे हैं वो पॉइंट तो कभी अपनी जगह से हिला ही नहीं। तो फोर्स तो लग रही है पर उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। और अगर उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन क्या आएगा? 0 उनका। लेकिन ग्रेविटी जो लगती है वो तो लगती है सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। तो वो कितना नीचे आया, तो हम ये कह सकते हैं उस केस में जो वर्क डन हो गया वो हो गया mg इंटू ये लंबाई है l, और ये जो हाइट आएगी, ये वाली जो हाइट आएगी, ये हाइट कितनी आएगी? वो आएगी l साइन अल्फा, l साइन अल्फा। तो यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया प्लस mgl साइन अल्फा, बस यही आया, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर यहां आते आते इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो चुकी थी तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंड व्हाट इज आई हियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बच्चों ml स्क्वायर बाय 3, क्योंकि एंड क्या और जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट एक गड़बड़ कर दी मैंने, लेंथ इसकी l नहीं है, लेंथ इसकी 2l है। तो यहां पे आ जाएगा m इंटू 2l का होल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा। बस अब m से m तो क्या कट जाएंगे, ठीक है। m से m कट गए और एक l कट गया और बाकी बचेगा ओमेगा। सॉल्व करोगे अगर तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा आगरा 3g साइन थीटा, 3g साइन अल्फा बाय l का रूट ओवर। समझ में आ गई वाली बात बच्चों? क्लियर है? अच्छा चलो, भरत थक गया दिखते हैं पर मैं तो नहीं थका यार, क्योंकि मुझे तो आ रहा है मजा, मुझे तो बहुत मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के का। जो ये जो आनंद है ना कि एक दो चीजें बताने का, मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनमें से अगर मतलब 2-3 बच्चे भी अगर मोटिवेट होकर उनका वो अगर एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो मेरी पूरे कोर्स के जो मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारी की सारी मेहनत सफल हो जाएगी, ठीक है। चलो, पर उसके लिए आपको एक्चुअली जो मुद्दे की बात ये होती है वो ये है कि आपको यहाँ पे जुड़े रहना होता है मेरे साथ में, ठीक है। जुड़े रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? वैसे समय तो बचा नहीं है, समय तो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, ठीक है। भूख लगी है। ये भरत तुम्हारे कितने आईडी हैं भाई? भरत 3, भरत 4, भरत 1, भरत 2, क्या कर क्या रहे हो तुम जीवन में? हैं सारा टाइम तुम इसी में वेस्ट कर रहे हो अपना। अच्छा लो, अंकित ने खाना दे दिया भरत को, लो खा लो। चलो आगे बढ़े, आजा। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, और आगे बढ़ना है क्या? और क्वेश्चंस करने सॉल्व? चलो और क्वेश्चंस हैं, मैं लेकर आया हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, 8, ठीक है। आप लोग अटेम्प्ट कर लेना। आई होप पिछले वाले सारे के सारे जो ये थे मतलब पीडीएफ थे वो अपलोड हो गए थे, ठीक है। तो आप वहां से डीपीपी देख के उसको सॉल्व करते जाओ बच्चों। ये 8th क्वेश्चन है, फिर 9th, ये ऐसा क्वेश्चन आज हमने किया था, लेकिन ये उससे बेहतर सवाल है जो हमने किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो अलग अलग है, तो जो टॉर्क आएगी वो अलग अलग आएगी और दोनों की अल्फा सेम आएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा 9th, 10th, 11th, 12th, ये कुछ ऐसा ही है जैसा हमने अभी अभी किया। 13,
14 क्वेश्चन के अंदर PYQs भी हैं, पर मैं बेसिकली सारे कंसेप्ट कवर करने के हिसाब से क्वेश्चन लाता हूं, तो इसलिए जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन PYQs हों, ठीक है। हाँ तो स्क्रीनशॉट भाई पॉज करके ले लेना ना, बाद में ऐसी क्या बात होगी रजत, मैं इतना रुक रुक के इसीलिए निकल रहा हूं ताकि तुम बाद में कभी इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, चलो ले लो, ठीक है। ये आंसर्स है सारे क्वेश्चंस के, तो मुझे भरपूर उम्मीद है प्रूव तो तुम कर ही लोगे सारे आंसर्स, है ना, सॉल्व हो या ना हो, प्रूव तो हम सब आप बता। शुरू करते हैं आज की बात, प्योर रोलिंग क्या होता है भाई। प्योर रोलिंग के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको याद ही होंगे, आई होप आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भूले नहीं हो। चलो जल्दी से अपन पहले थोड़ा सा ना फील ले लेते हैं प्योर रोलिंग की, भाई प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है। जैसे एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड के ऊपर बास्केटबॉल रखी है, वैसे गुड़कती भी आ रही है, ठीक है। इसमें फिर भी शायद आपको प्योर रोलिंग की उतनी फील नहीं आ रही होगी, क्योंकि जैसे अच्छा ये गोल गोल घूम रहा है, हाँ ये गोल घूमती भी आ रही है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। रोलिंग का मतलब क्या होता है, रोलिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड रिमेन एट रेस्ट, या रेस्ट करना चाहिए, या ये कहोगे रोलिंग की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अरे सॉरी मैं बच्चों से नहीं मिला आज, मेरे प्यारे बच्चों से, हाँ हाँ एक मिनट। अच्छा हेलो अमित, हाय शिंजो, हेलो आयशा, हाय हेलो उज़मा, अनिकेत, बिट्टू, पूजा, भवानी, रोमीना, राजपूत, मिस राजपूत, अनिकेत एंड शहबाज। कैसे हो बच्चों आप लोग, बढ़िया चल रहा है सब ठीक है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, बदमाशी तो नहीं कर रहे हो। हेलो रोमीना जी, ठीक है चलिए। हाँ भाई तो प्योर रोलिंग में होता क्या है, पहली बात तो रोलिंग क्या होती है। तो देखो रोलिंग समझना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि रोलिंग का मतलब ये होता है कि अगर दो बॉडीज रोटेट, दो में से दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं, उन्होंने अपना कांटेक्ट मेंटेन कर रखा है, और उनमें से एटलीस्ट एक बॉडी रोटेट कर रही है, ये तो होती है रोलिंग। देखो दो तरीके की रोलिंग है, एक होती है प्योर रोलिंग, एक होती है रोलिंग विद स्लिपिंग, ठीक है। दो तरीके की रोलिंग होती है बच्चों, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। रोलिंग का जब मैं बात करता हूं, रोलिंग का मतलब क्या है, रोलिंग का मतलब ये हो गया कि दो बॉडीज हैं, अजीब अजीब बॉडी हो सकती है, एक बॉडी ये रही, एक और बॉडी ये रही, इन दोनों ने अपना कांटेक्ट मेंटेन किया हुआ है, जिनमें से एटलीस्ट एक, दोनों भी कर सकती है पर एटलीस्ट एक बॉडी रोटेट कर रही है, इसको रोलिंग बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि हमें ऐसी गंदी गंदी रोलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सामने क्वेश्चंस में नहीं आती, आज हम क्वेश्चन भी देखेंगे तब भी आपको ये बात समझ में आएगी, ये होती है रोलिंग। अब अगर ये है रोलिंग, तो रोलिंग के बाद अगली चीज क्या आती है, रोलिंग के बाद जो अगली चीज आती है वो ये है कि भाई रोलिंग दो तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है प्योर रोलिंग, ठीक है, और एक होती है रोलिंग विद स्लिपिंग, रोलिंग विद स्लिपिंग, ठीक है। एक है प्योर रोलिंग और एक है रोलिंग विद स्लिपिंग। प्योर रोलिंग का मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे दोनों रगड़ने नहीं चाहिए आपस में। रगड़ने नीचे का कहने का मतलब ये हो गया कि उन दोनों का आपस में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो सेम रहनी चाहिए पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट की, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो अगर ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, अब अगर ये टायर अगर प्योर रोल करता हुआ जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, अगर ये टायर प्योर रोल करता हुआ जा रहा है तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो जमीन के ऊपर है, तो जमीन की वेलोसिटी जीरो है, तो टायर के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी भी जीरो आनी चाहिए, ठीक है। टायर के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए बच्चों, समझ में आ रही है बात। अच्छा दूसरी बात यहां पर ये जिसका इसका एक और एग्जांपल हम यहां दे सकते हैं, जैसे टैंक की बेल्ट्स होती हैं, ठीक है। टैंक की जो बेल्ट होती है वो बेल्ट कैसे चलती है, जब वो बेल्ट इस तरीके से घूम रही होती है तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ध्यान से देखो वो जमीन के रिलेटिव रेस्ट पे रहता है, बाकी पूरा टैंक चलता रहता है, इससे यार आपको फील आ जाएगी, ठीक है। जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो जमीन के रिलेटिव रेस्ट पर है, बाकी पूरी बॉडी गोल गोल घूम रही है। ऐसे अगर साइकिल चल रही है तो जब साइकिल चलती है तो क्या होता है, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये तो रेस्ट पर रहता है, ठीक है। ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है यहां पर वो तो रहता है रेस्ट पर, और बाकी सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ये हो सकता है कि भाई ये जैसे ये साइकिल का पहिया घूमता हुआ चला गया, ठीक है। अगर ये साइकिल का पहिया घूमता हुआ जा रहा है तो जो भी बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो रेस्ट पर है, बाकी सारे पॉइंट मूव कर रहे हैं। अभी हमारा टारगेट यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए तो यही है कि जब, क्योंकि अक्सर हमारे सामने जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों वो ऐसे ही कोई ना कोई गोल बॉडी प्योर रोल कर रही होती है, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग का मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों बॉडीज के बीच का वहां पे रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए,
ठीक है, जैसे अगर मैं छोटी सी बात आपसे ये पूछता हूं कि भाई मान लो कि एक ये है, और अगर मैं वेलोसिटीज की बातें करूं, लेट अस से मैंने आपसे ये कहा कि इसका सेंटर था और सेंटर की वेलोसिटी यहाँ पे v थी और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा था, ठीक है, और ये नीचे जमीन पे था, ये नीचे जमीन धरती है ये नीचे वाली, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये रेस्ट पर है, अगर ये धरती है तो ये रेस्ट पर है। जल्दी से मुझे ये बता दो कि ये इसके रिंग के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ये रिंग के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या आएगी। तो हम ये कह सकते हैं रिलेटिव मोशन से देखना पड़ेगा बच्चों, देखो ध्यान से, ठीक है, सेंटर का रिलेटिव ये वाला पॉइंट पीछे जा रहा है ओमेगा आर से, क्योंकि अगर ये यहीं पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो सेंटर के रिलेटिव ये वाला पॉइंट पीछे जा रहा है ओमेगा आर से, ठीक है, जबकि सेंटर खुद आगे जा रहा है v से। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ये अगर मैं मान लो इसको पॉइंट P बोलता हूं और इसको O बोलता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O प्लस वेलोसिटी ऑफ O इज इक्वल टू वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ P। ये शायद आपने कभी सुना होगा बेटा, रिलेटिव मोशन, ठीक है, कि भाई इसको लगा कि ये पीछे जा रहा है और ये खुद आगे जा रहा था, इसका मतलब इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, वेक्टोरियली दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के हिसाब से इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, अगर मैं राइट वर्ड्स को पॉजिटिव मान रहा हूं तो P की वेलोसिटी O के रिलेटिव आ गई माइनस ओमेगा आर, P की वेलोसिटी O के रिलेटिव आ गई माइनस ओमेगा आर, और O की वेलोसिटी स्वयं साक्षात V है, ये आ गया इस पॉइंट की वेलोसिटी, और ये किसके कांटेक्ट में है, जमीन के, जमीन की वेलोसिटी क्या है 0, और दोनों की वेलोसिटी आपस में सेम होनी चाहिए, दोनों की वेलोसिटी आपस में सेम होनी चाहिए, तो ये भी होना चाहिए 0, तो यानी कि v इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा, v इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। ऐसे ही एक केस में और ले सकता था, और वो है दूसरा ये वाला, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या है कि अगर मान लो मैं आपसे ये कहता हूं, चलो जल्दी से मुझे बच्चों आप क्वेश्चन सॉल्व करके बताना कि अगर इसके सेंटर की वेलोसिटी दे रखी है v1 और नीचे जो है जमीन नहीं है, एक प्लैंक है जिसकी वेलोसिटी दे रखी है v2, और साथ ही साथ मुझे ये पता चल रहा है कि ये ओमेगा से घूम रहा है और रेडियस की जो वैल्यू है वो r दे रखी है, तो क्या आप मुझे v1 v2 और ओमेगा में रिलेशन निकाल के बता सकते हो? जल्दी से बताओ बच्चों, v1 v2 और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या आएगा? अब ये है कि नीचे प्लैंक है, नीचे जमीन नहीं है, नीचे प्लैंक है। पिछले केस में क्या था, नीचे जमीन थी, इस बार नीचे जमीन नहीं है, नीचे प्लैंक है, प्लैंक खुद चल रहा है v2 वेलोसिटी से। तो अब यहां पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, हम यहां पे बच्चों ये कह सकते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, भूल जाओ जमीन को, इसके हिसाब से बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आएगी आगे की तरफ v1 और पीछे की तरफ ओमेगा आर। राइट वर्ड्स को पॉजिटिव मानते हुए जो वेलोसिटी लिखी जाएगी बच्चों वो लिखी जाएगी v1 माइनस ओमेगा आर, और ये तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी ऊपर वाली बॉडी के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी। ऐसे ही नीचे वाली बॉडी के टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या आएगी, नीचे वाली बॉडी के टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी v2, तो दोनों को बस इक्वेट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर प्योर रोलिंग होने वाली है तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर प्योर रोलिंग होने वाली है तो दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी आपस में क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, और अगर सेम आनी चाहिए तो ऊपर वाली बॉडी के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकाली, नीचे वाली बॉडी के टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकाली। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, ऊपर वाली बॉडी के बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकाली और नीचे वाली बॉडी के टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकाली और दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। जैसे ही दोनों को आपस में बराबर किया और आ गया आपके पास एक्सप्रेशन। बिल्कुल सही बात है प्रथम, बहुत बढ़िया भवानी। ठीक है, तो v1 माइनस v2 की वैल्यू ओमेगा आर लिख दो, आप चाहे ऐसे लिख सकते हो, v1 माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू v2 दिखा जा सकता है। समझ में आ गया बच्चों सबको? चलो अच्छा एक बात और बताओ, अगर मान लो थोड़ी सी देर के लिए कि लेट मी जस्ट से कि अगर इसके ऊपर ही मान लो एक और होता, हाँ अगर मान लो यहां पे एक और डब्बा रखा होता और उस डब्बे की जो वेलोसिटी है वो मान लो v3 होती, तो v1 v2 v3 में रिलेशन क्या आता? या और क्या, एक एक्सप्रेशन तो हमने बना दिया, एक और एक्सप्रेशन क्या बनता? तो v3 और v1 में क्या रिश्ता आता, ये बता सकते हो क्या? v3 और v1 में क्या रिश्ता आता? जल्दी से बताओ बच्चों, सोच के बताओ, देख के बताओ, समझ के बताओ। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो v3 और v1 में रिश्ता क्या आता?
हम ये कह सकते हैं कि V3 और V1 में रिश्ता आएगा ये वाला, कि भाई V1 ये है, V3 इधर है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है इसके, सेंटर रिलेटिव ओमेगा आर, आगे सेंटर खुद जा रहा है V1 से आगे, यानी कि V1 प्लस आर ओमेगा, और वही वेलोसिटी होनी चाहिए थी V3 के बराबर। ये देखो जरा, ये एक्सप्रेशन समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। V1 प्लस आर ओमेगा इक्वल टू V3, बिल्कुल सही बात है प्रथम, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, V2 प्लस आर ओमेगा, आर लिखना भूल गए शायद आप मोहित, पर आई अंडरस्टैंड कि आप सही लिख रहे थे, ठीक है। ये आ गई वेलोसिटीज। अब ये दो एक्सप्रेशन आ गए। अब जो इसके अंदर एक और चीज आती है वो होती है, यहाँ पे एक और चीज होती है जिसका नाम होता है आईसी, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आईसीआर का मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। क्यों, क्योंकि इस ऐसा लग रहा है कि अभी अगर ये जमीन पे, अगर ये पिछले वाले केस में जैसे यहाँ पे जमीन पे था ये, तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट एक इंस्टेंट के लिए ही सही पर रेस्ट पर था। प्योर रोटेशन में क्या होता है, प्योर रोटेशन में ये होता है कि जो पार्टिकल होता है वो रेस्ट पर रहता है। अगर वो रेस्ट पे रहता है, मतलब जो एक्सेस जो वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी घूम रही है, वो पॉइंट रहता है रेस्ट पर। अगर वो पॉइंट रेस्ट पर रहता है बच्चों, इस बात का मतलब क्या हुआ, हम यहां पे ये कह सकते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट रेस्ट पर है, ठीक है, अगर ये पॉइंट रेस्ट पर है तो फिर तो ठीक है, प्योर रोटेशन इसी पॉइंट के अबाउट हो रहा है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो ये अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो एक्चुअली एक इंस्टेंट के लिए ही सही, पर ये वाला पॉइंट रेस्ट पर आएगा। समझो इस बात को, चलो अपने हाथ से दिखाता हूं भाई। जैसे मान लो ये कोई चीज रोल कर रही है, ठीक है। अब अगर मैं इस ये जो उंगली है, सबसे बड़ी वाली उंगली, इसकी नकल पे ध्यान देना, ठीक है। तो जब ये ऐसे आ रहा है तो वो उंगली आई 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 आई, ये पहले चल रही थी उंगली, और उंगली एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पर आई और उसके बाद ऊपर उड़ गई। तो एक इंस्टेंट के लिए तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ पे कील ठोक दी है, और ये पूरी की पूरी डिस्क जो है वो इसी वाली उंगली के हिसाब से मूव कर रही है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, पूरी डिस्क इसी उंगली के हिसाब से मूव कर रही है, ऐसा लग रहा है देखने में। और अगर इसमें ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये आ गया, ये हो गया स्टेशनरी, और इट लुक्स लाइक एज इफ द होल बॉडी इज रोटेटिंग, प्योरली रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, एक इंस्टेंट के लिए सही। तो एक्चुअली क्या है, वेलोसिटीज के एनालिसिस के लिए या काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान रहता है कि अगर आप इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, या जिसे हम लोग प्यार से ICR के नाम से भी कुछ किताबों में लिखा होता है, कहीं कहीं पे ICOR के नाम से लिखा जाता है, इंस्टेंटेनियस ऑफ रोटेशन, उसके हिसाब से भी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर ये बॉडी प्योर रोल कर रही है, ठीक है, तो ये इस बॉडी इस इंस्टेंट के लिए इस पॉइंट के बाद प्योर रोटेट कर रही है। अब ध्यान से समझना, कोई भी बॉडी अगर प्योर रोटेट कर रही होती है, मान लो यहां पे कील ठोक दी गई, मान लीजिए यहां पे कील ठोक दी गई, तो क्या होगा उस केस में, ये होगा कि अगर ये यहां से प्योर रोटेट कर रही है, ओमेगा से घूम रही है मान लो ऐसे, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं भी अगर आप कोई डिस्टेंस खींचते हो, ये वाली दूरी, या ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट या छोटा पास वाला पॉइंट या कोई दूर वाला पॉइंट, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो उन सबकी जो वेलोसिटीज होती हैं वो वेलोसिटी V इक्वल टू आर ओमेगा के हिसाब से आएगी। ओमेगा हर पॉइंट का सेम है, जिसका आर छोटा उसकी वेलोसिटी कम, जिसका आर बड़ा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। और खास बात यह है कि वेलोसिटी हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर ही आएगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटर है, सेंटर के अबाउट ये सब कुछ घूम रहा है, तो V इक्वल टू आर ओमेगा वाला केस बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही V इक्वल टू आर ओमेगा वाला केस बना, इस बात का मतलब क्या हुआ, V इक्वल टू आर ओमेगा वाला केस बन गया, मतलब जितना ज्यादा, ओमेगा तो सबके लिए सेम है, जितना ज्यादा होगा सेंटर से डिस्टेंस, जितना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, उतनी ज्यादा होगी वेलोसिटी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब अगली चीज यहां पे ये हो जाएगी कि भाई अगर यहां पे प्योर रोटेशन हो रहा है तो इट लुक्स लाइक, अगर यहां पे प्योर रोटेशन हो रहा है तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि देखो भैया ऐसा है, अब ये हो जाएगा एक्सिस आपका, ठीक है। मतलब एक ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऐसे, और ये पॉइंट आ गया रेस्ट पर। ये पॉइंट अगर रेस्ट पे आ गया तो मैं अगर भांति भांति के पॉइंट्स की वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं तो इट वुड लुक लाइक, जैसे अगर मैं, ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर की वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगी, ये ओमेगा इंटू आर, क्योंकि ये तो प्योर रोल कर रहा है, प्योर रोल कर रहा है, तो एक तो हमने अभी निकाला ही था V इक्वल टू आर ओमेगा, और ये बॉडी ऐसे ओमेगा से घूमती हुई जा रही है।
अगर ये बॉडी ओमेगा से घूमती हुई जा रही है तो अलग अलग पॉइंट्स की अलग अलग वेलोसिटीज आने वाली है। सेंटर की वेलोसिटी v दे रखी है और ओमेगा से घूम रहा है, v इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछता हूं बेटा, बच्चों जल्दी से जल्दी तैयार रहना। ठीक है, जैसे पहला सवाल, ठीक है, देखो 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 ध्यान से देखो, सिंपल सी बात यहां पे ये है, इट लुक्स लाइक ये पूरी की पूरी जो बॉडी थी ये घूमती हुई जा रही थी और एक इंस्टेंट के लिए ऐसा लग रहा है जैसे ये वाला पॉइंट रेस्ट पर था, तो जैसे किसी ने यहाँ पे कील ठोक दी। अगर यहाँ पे आपने कील ठोक दी, यहाँ पे इसको हिंज कर दिया, तो ये जो है ये इसको सेंटर मानकर ये ऐसे हल्का 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 मूव करता रहेगा बस। तो अभी जो वेलोसिटीज आएंगी वो इस पॉइंट को सेंटर मान के आ जाएंगी। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। जैसे भाई मान लो, अगर मैं एक बात तो पक्की है, वेलोसिटी जो आएगी वो रेडियस के परपेंडिकुलर आएगी, ये बात तो सबको समझ में आ रही है। जैसे इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर आएगी, रेडियस के परपेंडिकुलर। इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर आएगी, रेडियस के परपेंडिकुलर। इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर आएगी, इस रेडियस के परपेंडिकुलर। रेडियस मतलब सेंटर से रेडियस नहीं, रेडियस मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है। इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर आएगी, वो इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, और कितनी आएगी, जितना दूर होगा उतनी ज्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा होगा, तो जितना होगा r उतनी ज्यादा होगी वेलोसिटी। समझ में आ रही है ये वाली बात। और अगर ऐसा हुआ तो एक काम करता हूं, पहले मैं इनको हटा देता हूं ताकि हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर सके ज्यादा स्पेसिफिकली। हाँ, तो यहां पे क्या आएगा, देखो सिंपल सी बात यहां पे ये आती है। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से समझना, कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि आप इस चीज को, इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ पाए। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे ये बताओ कि अगर सेंटर की वेलोसिटी v है, ओमेगा से घूम रहा है, प्योर रोलिंग चल रही है, सब बहुत बढ़िया है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास हमेशा 4 ही हैं। मैं आपसे कई सारे सवाल पूछने वाला हूं, लेकिन सारे सवालों के जो ऑप्शंस हैं वो 4 ही हैं। क्या हैं ऑप्शंस? ऑप्शंस हैं ये वाले, मैं लिख देता हूं साइड में, क्योंकि मैं अभी इसको पूरे को भरने वाला हूं। कई सारे सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं। ठीक है, और आपको पार्टिसिपेट करना है बच्चों। ठीक है, पहला सवाल जो ऑप्शंस कह रही है, ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज इंफिनिटी। सवाल मैंने पूछा नहीं, ऑप्शंस पहले दे दिए आपको। पहला सवाल, इस डिस्क के, ये डिस्क है, ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन दिस डिस्क हैव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? The first question is how many points on this disk have a horizontal velocity? Horizontal velocity वाले कितने लोग हैं भाई? तो मैं यहां पहले लिख देता हूं v इक्वल टू आर ओमेगा, तो आ ही रहा है, v इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड है। ठीक है, तो पहला सवाल ये है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाले कितने पॉइंट हैं? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आंसर ABCD में से क्या आने वाला है? जल्दी से बताओ, 0 1 2 इंफिनिटी। जल्दी से बताओ बच्चों, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन दिस पार्टिकल ऑन दिस बॉडी है? ये सवाल सॉल्व होते होते आई एम श्योर आपके प्योर रोलिंग के सारे फंडे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस ध्यान से बताते जाना और जवाब देते जाना। हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन दिस पार्टिकल हैव अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? सेंटर वाले की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो सर एक सेंटर तो दिख ही रहा है, कम से कम मन तो है ही, तो ये तो खत्म हो गया। लेकिन भाई सिंपल सी बात ये है कि जितने भी पार्टिकल्स, अगर कोई बॉडी यहां पे ऐसे गड्ढे, यहां पे कील से गड़ी है, तो सिंपल सी बात यह है कि रेडियस के परपेंडिकुलर आएगी ना वेलोसिटी। तो जितने भी पार्टिकल्स के लिए मुझे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल चाहिए, उनका रेडियस वर्टिकल होना चाहिए। रेडियस मतलब जिस पॉइंट पे हमने कील ठोक रखी, उससे मतलब उससे अगर मैं लाइन जोड़ता हूं तो आंसर क्या आएगा? बिल्कुल देखो आंसर आने शुरू हो गए मेरे पास। हाँ जी, तो यहां पे क्या होगा, क्या लिखे इसके अंदर? देखो सीधी सी बात यहां पे ये आ जाती है कि भाई अगर मैं ये वाली एक लाइन खींचता हूं, तो अगर मुझे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल चाहिए तो रेडियस वेलोसिटी मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए तो रेडियस वर्टिकल चाहिए। तो एक्चुअली ये होगा कि अगर इस वाली लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल आने वाली है। ठीक है, इसकी इधर आएगी, इसकी वेलोसिटी इस तरफ आएगी। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी इधर की तरफ आ गई। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ ऐसे, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर आ गई, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर आ गई, इसकी इधर आ गई, इसकी इधर आ गई, इसकी इधर आ गई, इसकी इधर आ गई। इनफैक्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल आने वाली है। जितने भी पॉइंट्स के लिए रेडियस, ठीक है, मतलब ICR से जुड़ने वाली लाइन वर्टिकल है, सबकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, सारे वो पॉइंट जिनकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है
वो उनकी जो सारे वो पॉइंट जिनकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है उनका रेडियस वर्टिकल होगा, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, कितने पॉइंट्स की वेलोसिटी वर्टिकल है? चलो सोच के बताओ, हाउ मेनी पॉइंट्स हैव अ वेलोसिटी वर्टिकल? बहुत बढ़िया लोकेश, शाबाश। क्या है ये? सब कर लिया भाई, ट्राई कर लिया, तो टेंशन मत ले तू। और तुमने डॉक्टर बनने से पहले ये नीम हकीम वाले काम शुरू कर दिए हैं? चलो, हाँ जी, हाउ मेनी पॉइंट्स है वो वर्टिकल वेलोसिटी? आपका अगला क्वेश्चन ये वाला है, देखो जरा सॉल्व करो। उम्मीद छोड़ दी डॉक्टर बनोगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाले कितने पॉइंट्स हैं? अब सॉरी, हॉरिजॉन्टल तो लिख दिया ऑलरेडी। वर्टिकल वेलोसिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्टिकल वेलोसिटी वाले कितने पॉइंट्स हैं? हाँ भाई, वर्टिकल वेलोसिटी वाले पॉइंट्स कितने हैं भाई? वर्टिकल वेलोसिटी वाले जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से आएंगे? सिंपल सी बात यहां पे ये है कि वर्टिकल वेलोसिटी अगर चाहिए तो रेडियस हॉरिजॉन्टल चाहिए, और रेडियस हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, तुम लोगों के हिसाब से? 2c, मतलब एक या दो बता रहे हो आप लोग? अच्छा, c। देखो सिंपल सी बात यहां पे ये है कि वर्टिकल अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो वर्टिकल वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, रेडियस हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। समस्या ये है कि अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल रेडियस खींचता हूं तो या तो वो इधर आता है या वो उधर जाता है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस डिस्क का कोई पॉइंट ही नहीं है। इसका मतलब एक्चुअली इस डिस्क के ऊपर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसकी वेलोसिटी और वर्टिकल आने वाली है। ठीक है, तो आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 0। कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी वर्टिकल आने वाली है। दूसरी बात, अगली चीज यहां पे आती है, क्या चाहिए बताओ? कितने पॉइंट्स की स्पीड v है? ठीक है, थर्ड, स्पीड v वाले पॉइंट्स कितने हैं? तो भाई सिंपल सी बात यहां पे ये समझने की कोशिश करना, बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप बेसिकली इसको सेंटर मान के एक सर्कल खींच दो तो इन सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो r के बराबर हो जाएगी। तो यहां जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? यहां पर जो स्पीड आएगी वो वी आर, ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर, ओमेगा आर की वैल्यू तो v है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स की जो स्पीड आएगी वो v आ जाएगी, यानी कि आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट अगेन। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया, अगला सवाल है वेलोसिटी v कितने पॉइंट की है? कितने पॉइंट्स की वेलोसिटी v है? तो v वेलोसिटी वाले पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? v वेलोसिटी वाले पॉइंट्स हो जाएंगे वो सारे पॉइंट्स जो वो एक्चुअली इन सब की स्पीड v है, पर वेलोसिटी v सिर्फ एक ही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ एक ही आ रही है इन सब में से। वेलोसिटी का सेम होने का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए, स्पीड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो यानी कि इस बार वो आ जाएगा v। अगर आप ये क्वेश्चंस को पार्टिसिपेट करते रहोगे, क्वेश्चंस के आंसर देते रहोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी इसकी v। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ एक ही पॉइंट की है, इस वाले की, बाकी सबकी स्पीड v है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो सिर्फ इसी पॉइंट की है, तो वेलोसिटी v जो है वो एक ही पॉइंट की है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। समझ में आ गई? अच्छा, अगली बात, क्वेश्चन नंबर 5, अगला सवाल 5वां और अगला पगला हो गया। खैर, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है? अच्छा, कितने पॉइंट्स की स्पीड 2v है? स्पीड 2v वाले पॉइंट्स कितने हैं? एक्चुअली अगर आप देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, यहां पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू 2r, r और r 2r, तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा इंटू 2r, जिसमें ओमेगा r खुद है v, ओमेगा r तो v है, तो ये एक्चुअली 2v हो जाती। तो इसकी स्पीड 2v है, इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी v है, और ये ग्रेजुअली कम होती चली जा रही है। तो कितने पॉइंट्स की स्पीड 2v है? जल्दी से बताओ, स्पीड कितने पॉइंट्स की स्पीड 2v है? तो हम ये कह सकते हैं स्पीड जो है वो बेसिकली सिर्फ एक पॉइंट की 2v है, क्योंकि अगर आप 2r रेडियस का यहां पर एक सर्कल बना भी देते, एक आर्क बना भी देते, तो उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट लाई करता। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो स्पीड आएगी वो ऐसा एक ही पॉइंट होगा, तो उसका आंसर है 1। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ?
हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पॉइंट्स हैव वेलोसिटी टू वी। वेलोसिटी टू वी वाले कितने पॉइंट्स हैं? तो वेलोसिटी टू वी वाला भी वो एक ही पॉइंट है, यही वाला पॉइंट है जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी ही आ रही है, टू वी आ रही है। ठीक है, बस एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मान लीजिए यहां पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची मैंने, ये वाली, यहां पे मान लो एक पॉइंट है जिसका नाम है ए। ठीक है, अगर इस पॉइंट का नाम ए है तो जल्दी से मुझे ये बताइए, इस पॉइंट का नाम अगर ए है तो मुझे बताओ इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी, जल्दी से बताओ। ठीक है, इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी? कैसे पता करेंगे इस पॉइंट की स्पीड क्या है? सिंपल सी बात है, इस पॉइंट की स्पीड निकालने का तरीका ये हो जाएगा, अब वैसे इसमें लिखा नहीं है लेकिन इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी ये मैं आपसे अलग से पूछ रहा हूं, ऑप्शंस में नहीं है। इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी? v होगी, 0 होगी, 2v होगी, क्या होगी? हमेशा स्पीड, किसी भी पॉइंट की स्पीड निकालने का बेस्ट तरीका यही होता है कि सेंटर से जोड़ दो उसको और ओमेगा आर निकाल लो। अब अगर मैं इसको सेंटर से जोड़ता तो ये वाला डिस्टेंस से कितना आता है? ये वाला डिस्टेंस, ये आर है, ये आर है, तो ये √2r आ जाता। यानी कि इसकी जो वेलोसिटी आती इस डायरेक्शन में वो ओमेगा इंटू √2r आ जाती। इसमें ओमेगा आर तो खुद क्या है? v, तो यानी ये कितना हो जाता? ये हो जाता √2v। तो इस पॉइंट की जो स्पीड है वो √2v है। ऐसे ही इस पॉइंट के लिए भी हम ये वाली बात कह सकते हैं, इस वाले पॉइंट के लिए भी ये वाली बात कह सकते हैं कि इस पॉइंट की स्पीड भी √2v आएगी इधर की तरफ। अब एक सवाल हाँ ये जरूर आ सकता है जो मेरा मन कर रहा है आपसे पूछने का कि हाउ मेनी पॉइंट्स हैव अ स्पीड √2v। √2v वाले कितने पॉइंट्स हैं? कितने पॉइंट्स की स्पीड √2v है? बहुत बढ़िया, प्रथम, अमित, वेरी गुड बच्चों, एंड ट्रिकी, अलीशा, हाँ जी, एंड पूजा, बहुत बढ़िया। अब मुझे अब अगला सवाल का जवाब दो, 7th क्वेश्चन का। स्पीड √2v कितने पॉइंट्स की है? हाउ मेनी पॉइंट्स हैव स्पीड √2v? ये ABCD, हाउ मेनी पॉइंट्स हैव स्पीड √2v? 1 2 सॉरी 0 1 2 या इंफिनिटी? कितने पॉइंट्स की स्पीड √2v है? कई लोगों के दिल में ख्याल आ रहा है सर स्पीड √2v वाले तो बस ये 2 ही पॉइंट है, ये वाला और ये वाला। नहीं, स्पीड √2v वाले ये सारे पॉइंट्स है जिनका रेडियस ये है ना ग्रीन वाला, ये √2r जिनका रेडियस है, वो सारे के सारे पॉइंट्स की स्पीड √2v तो आएगी। इन सारे पॉइंट्स की स्पीड √2v आने वाली है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? इसकी भी, इन सब की स्पीड क्या आने वाली है? √2v। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट। हाउ मेनी पॉइंट्स हैव वेलोसिटी √2v? वो एक ही पॉइंट है, √2v वेलोसिटी वाला ये एक ही पॉइंट है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आप बिल्कुल सही बात बताई। हाँ पूजा जी, 2 नहीं है बेटा, इंफिनिटी है। ठीक है, हाँ इंफिनिटी, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है इतना? चलो बहुत है भाई, इतना प्योर रोटेशन तो काफी है तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर एक सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा तो 2πr एंगल डिस्टेंस चला जाएगा सेंटर, ये तो मैंने आपको ये यहाँ बता ही दिया था। अगर एक सर्कल कंप्लीट करके आइए प्योर रोल करते टाइम तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो एक सर्कमफ्रेंस यानी कि 2πr के बराबर होता है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस आ जाएगा वो हो जाएगा 2πr। ठीक है, इसमें एक चीज और है जो आपको पता हो तो ज्यादा अच्छा है, और वो ये होती है कि जब ये पार्टिकल, एक्चुअली इस पार्टिकल का अगर पाथ देखा जाए तो वो कैसा आएगा? वो यहां तक जा रहा है और बीच में कहां तक पहुंचा था? ऊपर वो यहां तक पहुंचा था। ठीक है, तो एक्चुअली अगर इसका आप पाथ देखोगे तो वो पाथ जो है वो कुछ ओहो तो वो पाथ कुछ इस तरीके का आ जाएगा। डॉटेड लाइन क्यों आ जाती है? वाह क्या परफेक्ट बना था, दोबारा बना देता हूं। वो पाथ जो है वो कुछ इस तरीके का है, और ये जो पाथ है जिस पाथ को वो पार्टिकल फॉलो कर रहा है, इस पाथ की लेंथ कभी कभी आपसे पूछते हैं बच्चों, ध्यान रखना इस पाथ की जो लंबाई होती है वो होती है 8r। ठीक है, ये लंबाई 2πr हो गई, ये मैक्सिमम जो हाइट हो गई इसकी वो 2r हो गई, और ये जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये जो कर्व का जो लेंथ है वो 8r के बराबर आती है। उस 8r का ध्यान रखना।
ठीक है। अच्छा, नहीं ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है प्रथम, दिस इज नॉट अ पैराबोला, एक्चुअली दिस इज नोन एज अ साइक्लॉइड। ठीक है, इसको साइक्लॉइड के नाम से जानते हैं, और ये पैराबोला नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर कर्व जो सर्कल नहीं होता वो पैराबोला होता है या प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद अगली जो चीज आती है, अगली जो चीज आती है वो ये है कि भाई सवाल आते हैं और क्या। ठीक है, तो आओ भाई आज के सवाल शुरू करते हैं, शुरू करें आज के क्वेश्चंस। चलो भाई, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, टाइम देता हूं मैं आपको करने के लिए, कितना टाइम दूं? 1.5 मिनट दे दूं? चलो 1 मिनट काफी है। आप एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर बताऊंगा इसका आंसर, आपके इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ भाई, कर लिया अटेम्प्ट? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या? 15 सेकंड और बचे। थिन रॉड ऑफ लेंथ L is suspended from one end and rotated about with n rotations per second. The rotational kinetic energy of the rod is. तो भाई अगर फिक्स ही कर दिया सरफेस तो फिर तो कोई खास बात है नहीं, काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे हाफ आई एक्सिस ओमेगा स्क्वायर होती है। घंटा बजा क्या? हाँ, घंटा बज गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाती है क्या? काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा दे रखा है, ओमेगा होता है वैसे रेडियंस पर सेकंड में, यहाँ पे दे रखा है रोटेशंस पर सेकंड में, तो n इंटू 2 पाई, इतने रेडियंस पर सेकंड का ओमेगा हो गया, उसका होल स्क्वायर। तो बस ml स्क्वायर अपॉन 6 इंटू ml स्क्वायर बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। तो यहां से कटा, ये बच गया 2/3, 2/3 एक आदमी आ रहा होगा बिल्कुल, तो यानी कि 2/3 इंटू ml स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2/3 ml स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, यानी कि आंसर आ जाएगा कैलकाटा। समझ में आ गया बच्चों सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? ये सेकंड क्वेश्चन है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज E इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क. If mass of the body is halved and the radius of gyration is doubled, then its rotational kinetic energy will be. अब मास आधा कर दिया और रेडियस ऑफ gyration डबल कर दिया, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ कहा नहीं, इसका मतलब ओमेगा सेम ही रही होगी। ठीक है, जल्दी से बताओ बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज E in the absence of external torque. If mass of the body is halved and radius of gyration is doubled, then its rotational kinetic energy will be. चलो जल्दी से बताइए। ठीक है, क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर? जल्दी से आंसर बताओ बच्चों। तो हमें कह सकते हैं जो एनर्जी है, एनर्जी होती क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई क्या होता है? हाफ m रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा सेम ही मान लेते हैं, हाफ भी सेम मान लेते हैं। मास हो गया इसका, मास कर दिया है आधा, और रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया डबल। अब इसमें एक्चुअली यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी। चलो एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक्सटर्नल, अच्छा नहीं एक मिनट, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क लिखा तो हुआ है, चेंज करने की जरूरत नहीं, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था। एक्सटर्नल टॉर्क गायब है। एक्सटर्नल टॉर्क गायब है, इसका मतलब क्या है बेटा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। ठीक है, अब ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे, मुझे नई वाली ओमेगा निकालनी है, सॉरी नई वाली ओमेगा की भी क्या क्या जरूरत है? मुझे निकालना है क्या? नई वाली एनर्जी। तो मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी हाफ आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं। अगर मैंने इसको आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर बन गया आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वो हो गया एल स्क्वायर बाय 2i। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी का और थोड़ा सा एक्सप्रेशन देखिए आज के हिसाब से, तो वो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो वो हो जाएगा ये m इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? जैसे ही ये वाली चीज लिखी, अब एक्सटर्नल टॉर्क गायब होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये चीज चेंज हुई नहीं, टू तो खैर चेंज होएगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, मास और रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या फर्क पड़ा? हम ये कह सकते हैं कि K1 अपॉन K2 की जो वैल्यू आएगी, हम यहां पे ये कह सकते हैं कि K1 और K2 की जो वैल्यू आएगी उसके बीच में एक्सप्रेशन क्या आएगा? उसके लिए ये लिखा जा सकता है कि K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू वो mRg स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो m2rg2 का स्क्वायर अपॉन m1rg1 का स्क्वायर। ठीक है, और जैसे ही आप ये करोगे K1 तो हो गया E, K2 निकालना है, नया वाला मास जो है वो आधा कर दिया था, यानी कि ये हो गया m1/2, नीचे m1 लिखाई है, और नया वाला जो rg था वो डबल कर दिया था, तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ rg1 का होल स्क्वायर अपॉन rg1 स्क्वायर। rg1 कट गए और m1 कट गए, एक 2 भी कट गया, तो यहाँ पे आ गया 2, और इसका मतलब ये हो गया कि K2 की वैल्यू आ गई E/2, K2 की वैल्यू आ गई E/2 यानी कि 0.5 E, यानी आंसर आ गया आगरा। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, क्या हुआ मोहित? नो सर, किसका नो सर? ठीक है, सेकंड का आंसर आगरा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन। अगला आ गया थर्ड क्वेश्चन। चलो भाई करो इसको, अटेम्प्ट करो। 10 सवाल हैं आज, करते हैं, जितने होंगे उतने होंगे, बाकी आप करना। हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। अ डिस्क इज रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। वेरी गुड, रोलिंग का सवाल आ गया है। प्योर रोलिंग का सवाल, मतलब 1-2 सवाल पहले रोटेशन काइनेटिक एनर्जी के थे, मतलब फिक्स रोटेशन के थे। अब आ रहा है रोलिंग का क्वेश्चन, और रोलिंग के क्वेश्चन के लिए आपके पास मिलेगा आपको 1 मिनट, ट्राई कर लो, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आते हैं इसके। चलो जल्दी से बताओ। हाँ प्रथम, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से डेली आ रहा था, लेकिन उस केस में हमने वो जो टॉर्क एक्सटर्नल को 0 बताया हुआ है, वो क्यों बताया हुआ है? वो रोटेशन उस केस में एक्चुअली ओमेगा के बारे में कुछ दिया नहीं था ना, तो वो हमने अज्यूम कर लिया था कि ओमेगा सेम है, लेकिन ओमेगा अगर टॉर्क एक्सटर्नल गायब है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है, तो ऑब्वियसली ओमेगा भी तो बदलेगी। ठीक है ना, इसीलिए एक्चुअली वो डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओमेगा चेंज हो रही है, ओमेगा का ये अज्यूम करना कि ओमेगा कांस्टेंट है, वो गलत है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। हाँ जी, आभास शर्मा, हाँ बेटा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर वाली जो बुक है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है एज फार एज नीट इज कंसर्न। ठीक है, चलो भाई थर्ड का आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड के आंसर में क्या आ रहा है भाई? देखो, डिस्क इज रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे समझने वाली बात है, समझो बच्चों ध्यान से। देखो काइनेटिक एनर्जी की जब भी हम बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के जो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ समझने के लिए हम ये 2 पार्ट लिख के चलते हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर प्योर रोल कर रही है, भाई ये अगर कोई बॉडी है, ठीक है, वो प्योर रोल कर रही है, ठीक है, या रोलिंग प्लस ट्रांसलेटरी मोशन है, चाहे वो प्योर रोल है चाहे वो स्लिपिंग के साथ हो, लेकिन उसका एक्सिस भी ट्रांसलेट कर रहा है और वो रोटेट भी कर रही है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि एक हो गया VCM, ठीक है, और एक ये घूम रही है, प्योर रोल कर रही होती तो V = R ओमेगा भी आ जाता, ये हमने आज देखा था। तो यहां पे एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस, और उसके बाद एक बार आपने उसका रोटेशन कंसीडर कर लिया, फिर सारे के सारे मास को सेंटर ऑफ मास पे मान लो, और फिर आ जाएगा हाफ टोटल मास इंटू VCM स्क्वायर। ये होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब अगर एक बॉडी एक किसी इंक्लाइन प्लेन पे जा रही है या किसी प्लेन पे जा रही है, वो ओमेगा से जा रही है,
तो सीधी सी बात है, क्या लिखा हुआ है इसमें, अ डिस्क इज रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग इन्होंने लिख दिया है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन सही हो गई है। ठीक है, अगर आपको रोलिंग में दिक्कत आती है, ध्यान से देखना बच्चों इस वाले क्वेश्चन को, आपको एनर्जी के बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके इससे। ठीक है, अब क्या हुआ, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, वो हो गई हाफ, क्या चीज है यहां पे, ये डिस्क है, तो डिस्क का जो ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हाफ mr² बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये तो हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, डिवाइडेड बाय, हमें फ्रैक्शन निकालना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ mr² बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का स्क्वायर। v को अलग से लिख दिया हमने आर ओमेगा, ये v इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड है। तो जैसे ही मैंने v को आर ओमेगा लिखा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हाफ mr² बाई 2, हाफ mr² बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी वाले यहां दूसरा पार्ट आ गया हाफ m, v को लिख दिया ओमेगा r, तो r ओमेगा का होल स्क्वायर, तो r² ओमेगा स्क्वायर और आ गए। इसको अगर आप लिखोगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, ये तो मैं नॉर्मल तरीका बता रहा हूं, अभी आपको मेरा वाला रामबाण ही बता रहा हूं, 1 सेकंड में आंसर आता है। ठीक है, लेकिन वो मेरा वाला तरीका मैं 1 सेकंड बता रहा हूं, पहले ये इसको देख लो जो एक्चुअल तरीका है, जो नॉर्मल तरीका है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mr² ओमेगा स्क्वायर, हाफ तो बाहर आ गया, हाफ प्लस 1 और रह गए, यानी कि आ गया 3/4 mr² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 3/4 mr² ओमेगा स्क्वायर, ये आ गई टोटल एनर्जी, समझ में आ रही है। और ऊपर क्या आ रहा है, 1/4 mr² r² ओमेगा स्क्वायर, यानी कि दोनों का रेशियो निकालोगे तो 1:3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आगरा। पर इसी आंसर को अगर बहुत तेज निकालना हो, बहुत फास्ट निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, तो फास्ट निकालने का तरीका बच्चों यहां पर ये होगा कि देखो, अब सुनना ध्यान से, आईसीआर का बहुत ही खूबसूरत प्रयोग कर सकते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। आईसीआर का बहुत ही खूबसूरत प्रपोज कैसे आएगा, या इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, देखो सीधी सी बात यहां पर ये है कि अभी हमने ये माना था आईसीआर के अबाउट तो प्योर रोटेशन हो रही होती है ना, और प्योर रोटेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये मेरा वाला तरीका, रामबाण जो आया अनुस्वर का रामबाण, वो क्या आया, हाफ आई एक्सेस ओमेगा स्क्वायर प्योर रोटेशन के केस में। तो हाफ आई एक्सेस क्या हो जाएगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² बाई 2, इसके अबाउट क्या हो जाएगा 3/2 mr², हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो ध्यान से, यही लिखा है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बहुत कम टाइम के अंदर। ये मेरा रामबाण है, खटाक से आंसर क्या है, हाफ और वो 3/4 mr² ओमेगा स्क्वायर, वही तो लिखा हुआ है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के ये 2 अलग अलग तरीके हैं, या तो रोटेशनल अलग से निकाल के, ट्रांसलेशनल अलग से निकाल के ऐड करो, या फिर पूरे के पूरे सिस्टम को, अगर वो प्योर रोलिंग कर रहा है तो उसको सीधे फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन या फिक्स रोटेशन ही मान के खटाक से काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। समझ में आ गई वाली बात। तो ये है एक तरीका, इसी के बहुत सारे तरीके आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर ही, जैसे कि खैर एनीवेज ये वाला समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर ये आई गया 3/4 mr² ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी थी 1/4 mr² ओमेगा स्क्वायर, दोनों का रेशियो निकालोगे तो वो 1/4 mr² ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1:3। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो, रिंग इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इज एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इज ई, इज टोटल एनर्जी विल बी। वही सेम क्वेश्चन है। अब एक रिंग है, इस बार एक रिंग रोटेट कर रही है और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ई दे रखी है। अब ध्यान से देखना, अगर एक रिंग रोटेट कर रही है, ये लो भाई, ये रही रिंग, ठीक है, सेंटर की वेलोसिटी v मान लेते हैं, मास इसका m मान लेते हैं, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी e दे रखी है, मतलब हाफ mv² की वैल्यू हो गई e। ठीक है, प्योर रोटेट कर रही है, इसका मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा भी वैलिड है। प्योर रोटेट कर रही है मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा वैलिड है, तो ओमेगा भी निकल के आ गई। अब मुझे टोटल एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी इसके अबाउट निकालो, छोटा तरीका, फालतू में टाइम वेस्ट करने का नहीं। इसके अबाउट निकालोगे तो v इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा, v इक्वल टू आर ओमेगा निकालोगे तो क्या आएगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, और इसके अबाउट अगर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी इस पॉइंट के अबाउट,
इस पॉइंट के अबाउट जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी गिवन बाय हाफ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, रिंग है ये, तो इसके अबाउट 2mr² हो जाएगा, तो 2mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आर तो वी होता है ना, कहाँ गया, ओमेगा आर तो वी होता है, तो ये हो गया हाफ 2mv², जिसमें से हाफ mv² तो स्वयं साक्षात ई था, इन सबको अलग कर दो तो ये 2e लिखा हुआ है, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 2e, तो आंसर हो जाएगा इसका बॉम्बे। तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा बॉम्बे। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, फोर्थ का आंसर बॉम्बे। मोहित, उज्मा, पूजा, भवानी, प्रथम, बढ़िया। चलिए समझ में आ गया सबके, ये शॉर्टकट समझ में आ गया कैसे काइनेटिक एनर्जी फटाफट से कैसे लिखनी होती है। रोटेशनल निकाल के, ट्रांसलेशन निकाल के ऐड नहीं करेंगे हम, सीधे उसको पूरा फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन ही मान लेंगे बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट, ठीक है। चलो अब ये चलो अब ये 4 सवाल मैंने करा दिए, फिफ्थ सिक्स्थ ये जो क्वेश्चंस हैं, अब इसमें भी वही, ये भी वही है, वो थिन, इस बार हॉलो सिलेंडर जा रहा है और रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज निकालना है। कौन सी काइनेटिक एनर्जीज, दो अलग अलग केसेस के अंदर, ठीक है। ओपन एट बोथ एंड्स, हॉलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स विदाउट रोटेटिंग एंड देन रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज इज, तो विदाउट स्लिपिंग अगर वो जा रहा है तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशन, सेम तरीका है, ठीक है। अच्छा अब अगली जो ये 7th क्वेश्चन, वो इससे सेम काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो निकालना है आपको, और ये सारे जो सवाल है ये अब आप उसको अटेम्प्ट करोगे। आंसर वैसे मैंने दे रखे हैं सवाल। अच्छा अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है, जो अगर क्या जुड़ना तो है ही, जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे अनलॉक नीट चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे, जितने भी PDF अगर होगी वो सारी उसी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के जो फायदे हैं वो आप जानते ही हो, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन का सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल चीज़ लगती है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो फोटो खींचो यहाँ पे डाल दो, और जो आपके यहाँ पे जैसे फोटो डाल दिया और उसमें आपके जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाओ प्लस पे, वहाँ से जाइए नीट UG पे, और उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज़ करेंगे, कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो, ठीक है। जो फीस है वो 1 साल की फीस है 34,650 रुपये, और 2 साल की फीस है 50,400 रुपये, और 6 महीने की फीस है सिर्फ 25,200 रुपये, ठीक है। तो आप कोई सा भी कोड यूज़, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज़ करना है वो डेफिनेटली अनु10 होना चाहिए, एंड ये जो कोड है इसको यूज़ करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वो मेंटरशिप का आपको फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातों का आपको बहुत ही भरपूर रूप से फ़ायदा मिलता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिले जो आपको मतलब कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल एक गाइड करे कि भाई क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। प्लस के जो फायदे वो तो आपको मिलते ही हैं, हालांकि इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। इनफैक्ट इसका 6 महीने की जो फीस है वो इसके अराउंड 34,000 रुपीज़ आती है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, ये वाला कोड डाल के, कोड क्या है अनु10, अनु क्यों, क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो, ठीक है बच्चों। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी द बिगनिंग हो चुका है और कल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी द कंक्लूजन, ठीक है। चलो, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड डू शेयर द सेशन। कोड का ध्यान रखना, सबको बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, और वो जो नीट वाला जो ये है क्या नाम है टेलीग्राम ग्रुप है उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो दैट शुड बी ऑल, एंड जाते जाते मैं वही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।